स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस मोतीलाल ओसवाल के स्टूडियो के और मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन में है, आपको बाजार आते हुए दिख रहा है। थोड़ा आज उतार चढ़ाव वाला दिन रहा है। मिली जुली चाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के, बट निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी आपको दोनों इंडिसेस में आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट निफ्टी तो वापस 19,400 के करीब आ रहा है। यहीं पर आज इसको रेजिस्टेंस थोड़ी आती हुई दिखी है, बट एक तरह से डेज हाई के करीब निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है। एक बार के लिए तो 19,435 तक दौड़ लगाई भी थी। बैंक निफ्टी यहां पर आज सुबह से कमजोरी बनी हुई थी, बट अब बैंक निफ्टी भी आपको थोड़ा रिकवरी के मूड में दिख रहा है। वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश है। 44,900 के ऊपर बैंक निफ्टी आते हुए दिखा है। तो आखिरी 1.5 घंटा जो ट्रेड का है वो भरपूर एक्शन समेत होना चाहिए। हफ्ते की ही शुरुआत है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा कंसोलिडेशन आया था रिकॉर्ड तेजी के बाद, बट हम देखते हैं यूजुअली सेकंड हाफ ऑफ द डे थोड़ा एक्टिव रहता है। क्या आज भी वैसा ही होते हुए दिखेगा, उसी का है इंतजार। ढेरों स्टॉक्स और सेक्टर्स भी हैं फोकस में, वहां पर भी डालेंगे नजर। आइए इससे पहले आगे बढ़ें, इस समय की जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि निफ्टी आपको बेटर एक्शन में दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। बात करते करते 19,400 के एग्जैक्ट लेवल पर निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। अच्छा एक्शन यहां पर बना हुआ है। बैंक्स हालांकि आज सुबह थोड़ा दबाव था, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी पर भी 44,900 के पास, इनफैक्ट 44,900 के इस समय तो ऊपर ही आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। मेटल्स, ऑयल एंड गैस, यहां पर अच्छी खरीदारी है। ऑटो इंडेक्स लाइफ हाई पर है, यहां पर बढ़िया आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है, तो यहां से बाजार को सहारा मिला है। आईटी में सबसे ज्यादा बिकवाली है। नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। इस हफ्ते 3 दिग्गजों के नंबर्स आएंगे, TCS, HCL टेक और विप्रो, तो वहां पर भी बाजार की नजर रहेगी। बट आज पूरा का पूरा आईटी पैक आपको कमजोर दिख रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स यहां पर भी थोड़ी नरमी है। 3 दिन से हम डाउ में कमजोरी देख रहे हैं। आज देखें तो 30 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स 50 अंक नीचे हैं। यूरोप के बाजार हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार में एक्शन है भरपूर, दोनों तरफ के मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहे हैं। मिली जुली चाल के बीच आपको क्या करना है आखिरी 1.5 घंटे में, इस पर रहेगा खास फोकस। कुछ स्टॉक्स पर भी डाल दीजिए नजर। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आज जबरदस्त योगदान आया है। 4.5% ऊपर आपको ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मेटल्स बढ़िया रोटेशन यहां पर हो रहा है। कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर तो निकल कर नहीं आया है। कॉपर में थोड़ी वेयर हाउसिंग की इश्यूज आ रही हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट। और मेटल इंडेक्स और ऑटो इंडेक्स दोनों ही बढ़िया मोमेंटम में है। ऑटो इंडेक्स लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स लाइफ हाई पर आपको आते हुए दिखा है, और बाकी जो टायर स्टॉक्स हैं वहां पर भी आपको जबरदस्त रोटेशन दिखा है। तो थोड़ा रोटेशन चल रहा है इस बाजार में, नजर रखिएगा। और इसके बीच मौके भी भरपूर दोनों तरफ के मिल रहे हैं, जो हम आपको बताएंगे भी। आइए एक बार जरा थोड़ा आज के बाजार के ट्रेंड को समझ लेते हैं। अनिल जी भी हमारे साथ हैं तैयार। गुड आफ्टरनून सर। एक बार को डिप आया था दिन में, 19,400 पर रेजिस्टेंस मिल भी रही है। हालांकि एक बार 19,435 की दौड़ भी लगाई थी। फिलहाल एग्जैक्टली 19,400 पर है। निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बैंक निफ्टी भी उतना बुरा नहीं है जितना 1.5-2 घंटे पहले दिख रहा था। वहां पर भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी तो आई है सर। इसको कहते हैं सच्चा टाइम पास। हाँ बिल्कुल जो मार्केट में हो रहा है, बिल्कुल एकदम न घटने दे रहा है न बढ़ने दे रहा है। आपका मन करे कि गिरने वाला है तो वापस रिकवर हो जाता है, आपका मन करे कि बढ़ने वाला तो वापस कमज़ोर हो जाता है। जिससे कहना चाहिए कि वो टाइम वाइज कंसोलिडेशन छोटे दायरे में दोनों तरफ वो सब कुछ दिख रहा है। सुबह से हमारी बात डीप एक ही हो रही थी कि एक ही लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है 19,400, और एग्जैक्टली 19,400 के आसपास ही बार बार बाजार पहुंचकर वहां पर टाइम पास कर रहा है। और 19,400 पर जिस तरह की पोजीशंस बनी हुई है वो दोनों तरफ मुकाबला बराबरी का है। 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, 100 पॉइंट ऊपर रुकावट है, बीचों बीच में 19,400 है। बैंक निफ्टी भी आपको ध्यान होगा, सुबह हमने कहा एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करनी है तो फिर आपके लिए स्टॉप लॉस 44,750 का होता है। आज का लो 44,757 का है, एग्जैक्टली उसी इंपॉर्टेंट लेवल के वहाँ से घुमाए। निफ्टी भी आप देख लीजिए 19,300 19,340 जो खरीदारी की रेंज थी, आज का लो 19,332 का है। सो लेवल्स बिल्कुल परफेक्ट रेस्पेक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। ऊपर 19,425 के ऊपर टिकना मुश्किल था, 435 का हाई है। ऊपर में 45,175 45,225 कल का हाई पार करने के बाद ही तेजी होगी। 184 का हाई बनाया है। सो एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट लेवल से मार्केट चल रहा है दीप। कहीं कोई समस्या है नहीं। अब बचे हुए समय के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो बता दूं मैं आपको। पहली चीज़ तो ये कि मार्केट अभी भी हल्के हैं पुट कॉल रेशियो के लिए आज से देखें, और स्पेशली बैंक निफ्टी पर थोड़ा कमजोरी होने की वजह से अच्छे लेवल्स पर आते हुए दिख रहे हैं। पहले निफ्टी की बात करें, 19,400 के आसपास वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में रही है।
चाहें तो हल्का फुल्का 400 425 में प्रॉफिट बुक करके नीचे 300 350 की रेंज में खड़े हो सकते हैं, या फिर 435 आज का जो हाई है वो पार करके टिके तो फिर 500 525 तक जाने की कोशिश हो सकती है। उस पर आपको फोकस करना है, ये आपके लिए निफ्टी पर दूसरा एक्शन बनेगा। चूँकि आपको ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिख नहीं रहा है, कोई डाउ फ्यूचर्स भी 30-40 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 40-50 पॉइंट नीचे है, तो कोई खास सपोर्ट वहाँ से है नहीं, सो आप रहेंगे रेंज बाउंड ही, ये एक आपको साफ साफ नज़र आता है। पहली चीज़ ये तो फ्रेश खरीदारी या तो 300-340 की रेंज में करना है या 440 के पार करने पर करना है, दो में से एक चीज़। अब आइए बैंक निफ्टी 44,750, 100 पॉइंट नीचे आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर आप 44,400 525 की रेंज में पहुंचेंगे और वो रेंज खरीदारी करने के लिए ज़्यादा सेफ होगी। यहाँ पर अगर आप खरीदते हैं तो 44,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 45,225 ये पार करना होगा मुश्किल, जो शुक्रवार का हाई है वो हाई पार करके टिकेंगे तो फ्रेश खरीदारी होगी। अदरवाइज ये 45,000 का बीचों बीच का लेवल है, 150-200 पॉइंट ऊपर 150-200 पॉइंट नीचे यही चलने वाला है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। सो आई थिंक रेंज बाउंड मार्केट है। निफ्टी मजबूत है, लेकिन मजबूत रिलायंस की वजह से, एक्स रिलायंस निफ्टी आपको ढीला दिखेगा। बैंक निफ्टी कमज़ोर है, लेकिन अगर रिलायंस हटा के निफ्टी देखे तो फिर बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा कमज़ोर नजर नहीं आएगा। बैंक निफ्टी भी ठीक दिखेगा। तो मिला जुला सा मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक ज़्यादा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश न करें, जैसा मार्केट है वैसा ही, और लेवल का इंतज़ार करें। लेवल आए तो ट्रेड करें, ना आए तो आराम से आप भी टाइम पास करें। जो बढ़िया तरीका लगता है उस तरीके से के साथ टाइम पास करें। वो सबसे बढ़िया तरीका, जब टाइम पास करना ही है, कुछ है नहीं, तो देखो शो देखो, आराम से मजा आएगा। बेस्ट है जी बिजनेस देखिए। हाँ, अभी आएंगे सारे एक्सपर्ट्स, भी मजा आएगा थोड़ी देर में। तब तक कुशल जी भी आए। कुशल जी भी कुछ विशेष तो कुछ तो लाए होंगे। कुशल जी ट्रिगर विगर क्या लाए हैं आप? सर ट्रिगर है, काफी सारे ट्रिगर्स, काफी सारे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब बात टाइम पास नहीं है। अरे वाह, क्या बात। मतलब 5 साल में पहली बार ऐसा कुशल से सुना कि टाइम पास नहीं। बाकी तो समझ ही गए होंगे आप। बताए। चलिए, तो सबसे पहले आज के ट्रिगर में नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इस पर नजर रखनी है। फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। साथ ही कल कैश सेगमेंट से नंबर्स के लिहाज से एलिकॉन इंजीनियरिंग, पीसीबीएल और प्लास्टिक ब्लेंड्स पर नजर रखनी है। जीएसटी काउंसिल की काफ़ी अहम बैठक होने वाली है, इस पर काफ़ी सारे जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं सेक्टर से जुड़े हुए, तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या डिसीजंस निकल कर आते हैं। तत्वचिंतन फार्मा फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। साथ ही एवलॉन टेक्नोलॉजीज 50% एंटर लॉक इन, यहाँ पर भी इसका खत्म होता हुआ दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिडेनबर्ग मामले में अगली सुनवाई होती हुई दिखेगी कल, और साथ ही सेनको गोल्ड इसका आईपीओ अलॉटमेंट भी होगा। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा डॉक्टर रेड्डीज, जेएसडब्ल्यू स्टील और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज समेत परसिस्टेंट सिस्टम्स के काउंटर्स। और यहाँ पर फोकस करना है आपको बुधवार के लिए, जहां पर 12 जुलाई को निफ्टी से 2 दिग्गज आईटी कंपनियां HCL टेक और TCS अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही कैश सेगमेंट से आनंद राठी, स्टील स्ट्रिप्स, 5 पैसे कैपिटल जैसे स्टॉक्स भी अपने नंबर्स घोषित करते हुए दिखेंगे। हमारे यहाँ पे जून महीने का CPI आंकड़ा और साथ ही मई महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आंकड़ा भी बुधवार को आपके सामने आएगा। साथ ही HDFC के शेयर में ट्रेडिंग का आखिरी दिन 12 जुलाई रहेगा और सभी FNO कॉन्ट्रैक्ट्स इसके क्लोजिंग से एक्सपायर हो जाएंगे। इनफैक्ट NSE कुछ एक इंडाइसिस में क्लोजिंग से काफ़ी सारे बदलाव भी होते हुए दिखेंगे, जिसमें निफ्टी 50 में LTI माइंट्री ऐड हो जाएगा और HDFC ड्रॉप होगा। साथ ही सेंसेक्स के लिहाज से JSW स्टील यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखेगा। स्पाइस जेट पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। साथ ही आशियाना हाउसिंग, ये बाईबैक कंसिडर करने के लिए इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका IPO खुलता हुआ दिखेगा। साथ ही फाइनल डिविडेंड जुबिलेंट फूडवर्क्स ने जो दिया था उसकी एक्स डेट है। और भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ का फर्स्ट टेस्ट 12 जुलाई से शुरू होकर 16 जुलाई तक रहेगा। साथ ही हाँ 12 मतलब को परसों से समय बताओ। सर मैं तो जो कौन कौन कैप्टन है और आगे कितने ODIs होने वाले हैं उसकी डिटेल लेके आया। अच्छा, तो कैप्टन बताओ कौन है कैप्टन वेस्ट इंडीज का? देख के मत बताओ, बिना देखे बोलो। क्रेग ब्रेथवेट है। हाँ स्पेलिंग अच्छा, ये तो टेस्ट मैच के हाँ 3 ODIs है और ODI और वनडे में, और 2020 में कौन है? 2020 का तो हार्दिक पांड्या है। नहीं, हमारा नहीं, वो वेस्ट इंडीज के, तो इंडिया से खेलते हैं, पता ही है वो इंडिया से खेलते हैं। ओके, समय इंडियन समय के हिसाब से कब शुरू होगा मैच, ये बताओ। सजेस्ट मैं मार्केट के अलावा कहीं फोकस ही नहीं है कुछ इनका। अपने लिए अच्छी चीज बोलेगा।
टाइमिंग नहीं लिखा था। तो हम भी जैसे शुरुआत में, करियर की शुरुआत में रहते तो हम भी जब जाते थे ना, तो हमारे बॉस के पास हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई, सोच के जाते थे कि भाई जैसे ये सवाल आएगा। मतलब बोरीवली से निकले दादर तक के, चर्चगेट तक के सवाल आ जाएंगे से, फिर पता है हम पहुंचते तो कफ परेड के सवाल पूछे जाते थे उसके आगे के, तो जितनी तैयारी करके जाओ उसके आगे के सवाल ही आते थे। बड़े एक्चुअली तो वेस्ट इंडीज की सीरीज वही वाली वेस्ट इंडीज जो क्वालिफाई नहीं कर पाई वर्ल्ड कप में, वही वाली है। हाँ वही वाली पहली बार वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी। करेक्ट। चलिए जी, तो ये है। और साथ ही जून महीने का जो महंगाई आंकड़ा है यूएस का, ये भी आपको इम्पोर्टेंट रहेगा ग्लोबल इवेंट के लिए आज से। ओके, तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें। जी गुड आफ्टरनून। कई सारे अपडेट्स हैं जिसमें अगर आप बात करें गति लिमिटेड की, यहाँ पर जून में जो कुल वॉल्यूम है वहाँ पर 14% बढ़कर आता हुआ दिखा है, और उसके हिसाब से अगर आप देखें जो टोटल वॉल्यूम्स के सबसे 1.0 लाख टन जो है वहाँ पर वाई आधार पर बढ़कर 14% आया है, और मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी 3% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। एनसीएल इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी Q1 का अपडेट आता हुआ दिखा है, जो सीमेंट का कुल उत्पादन है वो 23% बढ़कर आया है, और डिस्पैचेस की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 23% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। कौन यहाँ पर भी Q1 का अपडेट है, जहाँ पे कुल वॉल्यूम में आपको 8% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी, और उसी के साथ साथ एक्जिम जो वॉल्यूम है वहाँ पर भी आपको 7% के आसपास की बढ़त जो है आती हुई दिखी है। HDFC AMC, निप्पॉन लाइफ, यूटी AMC और AMC स्टॉक्स पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जून का जो एमफी का डेटा आया है जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की नेट आउटफ्लो अगर आप बात करें तो लगभग 2022 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखा है। वहीं AUM की ग्रोथ की अगर आप बात करें, जो टोटल जो AUM आया है वो लगभग 44.4 लाख करोड़ जो है उसके पास आता हुआ दिखा है। और म्यूचुअल फंड SIP AUM की बात करें तो वहाँ पर भी आपको ग्रोथ दिखेगी, 7.5 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 7.93 लाख करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। गो फर्स्ट यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने गो फर्स्ट के लिए जो है EOI मंगाया है, और 9 अगस्त जो है वो EOI जमा करने की आखिरी तारीख है। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस यहाँ पर FY24 के लिए 15 रुपये अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, और रिकॉर्ड डेट जो है वो 28 जुलाई तय की गई है। और हुंडई की जो एक्स्ट्रा है उसकी शुरुआती कीमत 6 लाख है। और ब्लॉक डील्स की अगर आप बात करें तो साउथ इंडियन बैंक 26 लाख शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 8.5 लाख, इलेक्ट्रा ग्रीन लगभग 7 लाख, और नाइका वे 11 लाख शेयरों के कई सौदे की। ओके, तो ढेर सारे ट्रेड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो मुश्किल में पड़े हैं कुशल, उनकी सहायता करने के लिए राकेश जी आगे आ रहे हैं। ओके, राकेश जी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। जी राकेश जी। नहीं अनिल जी, मैं तो ये बता रहा हूँ कि बैट्समैन के नाम आप पूछ रहे हो, आप तो फुल फॉर्म में अनिल जी, एक्शन हो नहीं रहा है। आप कल को अनिल जी किसी को पकड़ लोगे, कुणाल जी टाइप को, मैं तो ओवर टू कुणाल जी कर दूंगा, इसलिए कुणाल जी का नाम ले रहा हूँ। आप बोलोगे बैट्समैन के नाम लो, अनिल जी वो लिख के तो मैंने भेजे हैं आपको, उनको पढ़ना अपने आप में एक टास्क। अनिल जी दवाइयों से मुश्किल नाम है इनके। क्यों, इसमें क्या मुश्किल क्या काम है अनिल जी? तो एक मिनट क्या कोई एक अच्छा एक पढ़ के कोई एक मुश्किल नाम बोलो। चलो आप बंसल जी, चलो आपको छूट है, कोई पढ़ के एक मुश्किल नाम बोलो। चलो पढ़ के बोलो। अनिल जी देखिए, आप 2 मिनट दीजिए अनिल जी। दो क्या, आप 2.25 मिनट लो, कोई जल्दी नहीं अपने। सारे नाम कुणाल जी बोलेंगे। नहीं एक कोई भी बोलो, आपको जो लगता है कि ये मुश्किल नाम है, एक बोलो, कोई भी चलो। ठीक है, एक तो बोल ही सकते अनिल हो। जी सारे मुश्किल भेजे मैंने, बोलने वाला तो भेजा ही नहीं आपको। अच्छा भेजे, अरे एक मिनट देखता हूँ कहाँ भेजे। शमरा ब्रुक्स, जॉनसन चार्ल्स, शिमरॉन हेटमायर, यही ना? अब समझो। अनिल जी संधि विच्छेद करके भी नहीं बोल पा रहा हूँ मैं तो। अच्छा, ब्रेंडन किंग। अब ये अगर मुश्किल है तो कभी वेस्ट इंडीज वाले के एंगल से सोचा है कि उसको लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन कितना मुश्किल लगता होगा? अगर हमको ये मुश्किल लग रहा है, उनका भी तो कभी सोचो, उनको हमारे नाम कितने मुश्किल लगते होंगे। करेक्ट, उनके लिए तो मुश्किल है ना। नहीं अनिल जी देखिए, जब नहीं अनिल जी बड़ा फर्क है। देखिए जब वेस्ट इंडीज वाले या कोई लंदन वाला या अंग्रेज इंडियंस का नाम बोलता है और अलग स्टाइल में बोलता है तो उसको स्टाइल माना जाता है। हाँ। और जब हिंदुस्तानी अनिल जी वो जैसा ये नाम ठीक से नहीं पढ़ पाता तो उसको दूसरी नजरों से देखा जाता है। अनिल जी कई लोग दूसरी नजरों से देखते हैं। तो अनिल जी चेंज ऑफ व्यू है अनिल जी, यहाँ पर अलग अलग नजरें। ओके, अच्छा कुणाल जी कुछ कहना चाहते? जी कुणाल जी। अरे जी देखिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ अनिल जी। अगर देखिए किसी अंग्रेज को राकेश बंसल बोलना पड़े तो उसके लिए अनिल जी वो भी मुश्किल काम है। लेकिन अनिल जी देखिए, ये जो अभी आप सवाल जवाब कर रहे थे ना कि क्रिकेट के बारे में बताइए, किसने किसके साथ खेला, कब शुरू हो रहा है मैच, उस समय भारतीय समय क्या होगा। तो अनिल जी मुझे याद आ रहा था कि एक जमाने में एक फिल्म देखी थी अनिल जी मैंने, गोलमाल, आपने भी जरूर देखी होगी। मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है। उसमें उत्पल दत्त बिल्कुल इंटरव्यू में अनिल जी इसी तरह अमोल पालेकर से सवाल करते हैं
अच्छा। कि पहले आए हुए हैं कि आप पहले का मैच देखने गए और वो जानना चाहते हैं कि काम के अलावा और किन चीजों में ध्यान है। तो अनिल जी इन सब सवालों का जवाब ये है कि हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है, हम केवल शेयर बाजार में व्यस्त रहते हैं। व्यस्त हो तब तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कुणाल जी, लेकिन मुझे अस्त व्यस्त लग रहे हैं आप। इसलिए ये सवाल पूछा। अच्छा, बाय द वे मैंने गोलमाल देखी नहीं है, ऐसा है? अपने गोलमाल नहीं देखी actually, मेरा मिस देखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया देखना हो पड़ेगा। अब मैं अगली बार फ्लाइट में ट्रैवल करूंगा तब गोलमाल देखूंगा पक्का। बहुत मजेदार movie। जोरदार। मैंने नाम बहुत सुना, अमोल पालेकर साहब और पालेकर। उत्पल दत्त साहब की। ऋषिकेश मुखर्जी। बिल्कुल अनिल जी पुरानी वाली देखिएगा। हाँ, पुरानी वाली ये, अभी वाली तो अजय देवगन और उनकी सबकी, वो नहीं, पुरानी वाली जरूर देखूंगा। अभी आपने इतनी तारीफ की, आइए तब तक अब बिगुल का सिलसिला शुरू किया जाए परंपरा के मुताबिक वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। फरमाए सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, टाटा स्टील में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है और जब मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा सा करेक्ट हो रहा था तभी भी ये 115 के ज़्यादा नीचे गया नहीं, वहाँ से बाउंस हुआ है। अभी 115.50-60 है। अभी यहाँ पर ले ले, ₹1 का स्टॉप लॉस होगा, ₹114.50 का। 120 का पहला टारगेट भी मुझे लगता है कल तक आ जाना चाहिए। पोजिशनली 1 से 2 दिनों में 125, 127, 28 तक भी ये जा सकता है। खरीदने की राय है वागले साहब की तरफ से। आइए सिद्धार्थ जी की राय क्या है जरा जान ले। बिगुल सुप्रसिद्ध। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, टाटा स्टील का यंगर ब्रदर, छोटा भाई लेके आया हूँ, वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल पे खरीदारी की राय। ये भी मेटल्स की एक लाजवाब कंपनी है, 5 स्टील प्लांट्स है। अगर देखा जाए तो आयरन ओर में भी काफी स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। पहला टारगेट आपको सेल में रखना है 93 का और दूसरा टारगेट आपको शॉर्ट टर्म रखना है 96.50 का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुनाफे चौथी तिमाही में बहुत दमदार, 100% से ज्यादा मुनाफे देखे, मार्जिन बढ़ के 10% पे देखे गए और वॉल्यूम की जो गाइडेंस मैनेजमेंट दे रही है वो करीबन 15% की दे रही है YOY बेसिस पे। 1 लाख करोड़ का केपेक्स करने वाली है 9 से 10 सालों में। इस साल में FY24 में 6500 करोड़ का केपेक्स होने वाला है और एडिशनल कैपेसिटीज बढ़ाने की योजना है 2.5 से 3.5 मिलियन टन की आने वाले 2 से 3 साल में। सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल पे खरीदारी की राय। पहला टारगेट 93, दूसरा टारगेट 96.50। ओके, सेल तो लगातार पसंद है कुणाल जी, राकेश जी को भी। और विदेश यात्रा पर गए हुए बंसल जी ने भी लाइफ लाइन यूज करते हुए वहां से सेल दिया था। याद है, विदेश यात्रा पे थे। विदेश यात्रा पे थे, बिल्कुल। ISD कॉल में फोन लगा के दिया, इन-लॉज के साथ गए। हाँ, उससे आप अंदाज लगा सकते, इन-लॉज के साथ ISD कॉल पे, इससे अंदाज लगा सकते हैं कितने बुलिश है सेल पे। क्यों बंसल जी? ये अनिल जी आपने मेरे को याद कराया। अनिल जी, मैं तो सोच रहा था व्हाट्सएप कॉल पे कॉल दिया, आप समझ में आया। उस दिन तो अनिल जी वो व्हाट्सएप कॉल तो कनेक्ट होता नहीं है जी बिजनेस पर, वो मोबाइल कॉल ही था। बट अनिल जी वो कॉल भी पूरा यूज नहीं हुआ, रोमिंग पैकेज वो बचा हुआ है अनिल जी। बट दुर्भाग्य से मतलब कि उसकी समय सीमा 1 ही महीने की थी। बट अनिल जी आई एम वेरी बुलिश और मैंने बोला था 2 से 3 साल का नजरिया बना के होल्ड करें। 250, 255 के टारगेट है, ग्रे रेटिंग का कैंडिडेट है और निजी निवेश किया है मैंने सेल में अनिल जी। ओके, तो सेल पर है बेहद बुलिश बंसल जी आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, आशु सर हैं तैयार। आइए पहले एक बार बाजार पर व्यू लिया जाए और साथ ही अगर कोई स्प्रेड है तो वो भी बताएं सर। आशु सर। अनिल जी, सेल तो मैं भी पिछले महीने से बहुत ज़्यादा लगा हुआ हूँ कि मेटल्स भी अच्छे लगते हैं और सेल बिल्कुल डिलीवरी स्टॉक है। और इसके साथ अनिल जी 3 स्टॉक्स और ऐड किए हैं पीछे, ONGC, पेट्रोनेट और अशोक लेलैंड। तो इन चारों में बिल्कुल बने रहना चाहिए और सेल तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब बहुत टाइम के बाद जो ऊपर निकला नहीं जी 85 की, हमने तो कॉल्स भी दिलवाई थी पिछले महीने। तो ये चारों स्टॉक्स अनिल जी डिलीवरी के लिए अब बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल पेशेंटली होल्ड करना चाहिए। हैविंग सेड दैट अनिल जी, मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में अनिल जी, एक आपको ध्यान होगा पिछले मंथ में हमने एक बार बात की थी कि वो बीच में एक ऐसा आता है, मार्केट तेज है अनिल जी, 20,000 पे होना है, लेकिन अनिल जी वो बीच में जब इतना कंफर्ट आ जाता है कि पुट्स मतलब ऐसे दबा के बिक रही होती हैं कि जैसे कभी मतलब कुछ होगा ही नहीं, तो अनिल जी फिर वो मुझे ना निफ्टी के अंदर वो चीज़ नजर आ रही है। तो हमने जो फ्राइडे का बियर स्प्रेड दिया था 19,400, 250, उससे बने रहना चाहिए। मुझे लगता है अनिल जी अगले 2-4 दिन के लिए, कभी के लिए भी थोड़ी सी पुट्स अनिल जी निफ्टी की। आज तो रिलायंस ने अनिल जी जो अपमूव दिखाया है इसकी वजह से निफ्टी हुआ है, लेकिन रिलायंस जब थमेगा, रुकेगा,
तो बाकी मार्केट में एनर्जी मुझे एक बार लगता है कि एक झटका एनर्जी शार्प आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए, नीचे में लेना है। जैसे आप कहते हैं कि डरना नहीं है, लेना है, लेकिन एनर्जी वो झटका जब भी आता है वो डरावना आता है। और मुझे लगता है कि एनर्जी निफ्टी की पुट्स स्प्रेड के थ्रू, चाहे 1:1 चाहे 1:2, जो जिसको कंफर्ट आए। आशीष जी, लेकिन आज तो सारे के सारे कॉल्स बेचे हुए, दबा के बेचे हुए। निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में देखो, कॉल्स ही कॉल्स भरे पड़े। देखो 19,400 के पुट पे निफ्टी में 1 करोड़ शेयर है, 19,400 के कॉल्स पे 1 करोड़ 35 लाख शेयर है, 19,450 पे 65 लाख शेयर है, 19,500 पर 1.25 करोड़ शेयर है। निफ्टी में ये हो गया। बैंक निफ्टी में भी देखो, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 45,000 के पुट पर कितना है, 30 लाख, और 45,000 के कॉल्स पे कितना है, 63 लाख, डबल से ज़्यादा। 45,100 40 लाख, 45,200 45 लाख। तो आपके इस फॉर्मूला से तो फिर शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। अनिल जी, मेरा फॉर्मूला आपको पता है, थोड़ा कॉन्ट्रा होता है। जो चीज सबको दिख रही है, चाहे वो चार्ट्स पे चाहे वो डेटा पे, ऑब्वियस डेटा पे अनिल जी मैं काम नहीं करता हूँ। मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि मैं चार्ट्स देखता नहीं और मानता नहीं हूँ, और मुझे लगता है वो बिहाइंड द कर्व होते हैं। और अनिल जी, मैं कई बार ये पिछले कई महीनों से बोल चुका हूँ कि जो नॉर्मल पीसीआर देखने का तरीका है और जो नॉर्मल डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसको भी आप धीरे धीरे हमारे को चेंज करना पड़ेगा और डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। दैट इज वाई अनिल जी, कितने हीरो या जीरो हम इंटरनल रिसर्च में भी बात करते हैं। इस डेटा के दम पे जो हीरो या जीरो देते हैं अनिल जी, उसका स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से 20% रह गया था पिछले दिनों में हमारा। मैं इंटरनल आपकी स्टडी चेक कर रहा हूँ, 25% कि 70% वो रॉन्ग होने लग गई थी। वो इसी वजह से अनिल जी, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, जो बिल्कुल दिख रही है उस तरह से नहीं करनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा कि मैं अगले 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा एक बार निफ्टी में डिप देखना चाहता हूँ और उसमें मुझे ज्यादा कंफर्ट रहेगा। तो दैट इज वाई द स्टैंड इज शिफ्टेड टू ऑल दीज डिफेंसिव स्टॉक्स, जिनमें आने वाले टाइम में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। 2-4 रुपए घट भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं लगती है। आज भी अनिल जी, उस दिन भी अगर घटा था एक बार इंट्राडे बाजार, आज भी सुबह घटा था 100 पॉइंट ऊपर से निफ्टी या बैंक निफ्टी। लेकिन आप देखिए, चाहे वो सेल हो, चाहे वो पेट्रोनेट हो, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, चाहे ओएनजीसी हो, उनमें कुछ खास फर्क नहीं आया। सो अभी अनिल जी स्टैंड थोड़ा शिफ्ट किया है इस तरफ, कुछ स्टॉक्स की तरफ, के स्टॉक स्पेसिफिक बेटर है, बट एक झटका अनिल जी मुझे लगता है निफ्टी में आएगा। ओके, कोई स्प्रेड देना चाहेंगे आप? अनिल जी, ऑलरेडी चल रहा है 19,400 19,250, 16 रुपए में बना था, अभी 25 रुपए है। मुझे लगता है कि अनिल जी, अगर थोड़ा सा भी अट्रैक्शन बन गया अगले 1-2 दिन के अंदर, तो 16 रुपए 100 रुपए बन सकते हैं। अभी भी किसी ने 25 रुपए में बनाना है तो बना सकता है अनिल जी। और मुझे लगता है अनिल जी, वैसे ऊपर में रेंज बाउंड रहेगा। अगर किसी को बुल स्प्रेड बनाना है तो 19 ज्यादा लग रहे हैं अनिल जी, 30 रुपए की कॉस्ट है 19,400 19,550 में, तो इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ देने में। बट सिंस आपने बोला है तो मैं शेयर कर सकता हूँ कि अगर किसी को ऊपर की तरफ लगता है तो 19,400 की एक कॉल लेके 19,550 की 2 कॉल भेज दें, ये 19,700 तक आपको सेफ रखेगा। कॉस्ट 30 रुपए है। ये स्प्रेड भी बनाया जा सकता है अगर किसी को शॉर्ट कवरिंग लगती है, क्योंकि मुझे रेंज बाउंड लगती है ऊपर में 100-150 पॉइंट से ऊपर की निफ्टी अभी नहीं है, और नीचे के चांसेस अनिल जी एक शार्प डिप के ज्यादा लगते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए आशु जी की। आइए बढ़ते आगे कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है भारतीय एयरटेल पर। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ दिनों पहले कुछ नेगेटिव न्यूज कुछ आया था, उसके बाद स्टॉक हल्का सा गैप अप हुआ था। अब वापस से 883 884 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है आज का मार्केट का ट्रेंड है, निफ्टी के काउंटर चोरी चोरी चुपके बिना वार्निंग सिग्नल के ऊपर बढ़ जाते हैं। ये स्टॉक भी, भारतीय एयरटेल इज हेडिंग टूवर्ड्स 930 940 इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो भारतीय एयरटेल पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। भारतीय एयरटेल पिछले कई दिनों से बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और आज 882 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर दिख रहा है। इंट्राडे चार्ट्स पर एक पैटर्न भी बना है जिसको बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखे हैं 878 878 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है भारतीय एयरटेल में। पहला टारगेट होगा 899 का, इवेंचुअल टारगेट 915 रुपए का। तो 915 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करें। ओके, तो भारतीय एयरटेल ये भी मोमेंटम में आने की तैयारी में है। स्टॉक पर करें आप खरीदारी, 900 के ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 167.60 167.70।
167.6070 का भाव है। स्टॉक का नाम है आरईसी लिमिटेड के अंदर मोमेंटम है। आरईसी के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक में कंटिन्यूसली अपमूव ही देखने को मिल रहा है। बीच बीच में छोटा मोटा गिरावट और साइडवेज मूव आता है, फिर ऊपर से ये फिर वापस से ये ऊपर का मूव रिज्यूम करता है। अभी इसके अंदर लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आरईसी के अंदर यहाँ से मोमेंटम बनना चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस ले रखा है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 164 165 के पास है। 164 का नीचे में इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 172 रुपए का बनेगा, तो दूसरा टारगेट बनेगा 175 रुपए का बनेगा। तो 2-4 दिनों के लिए आरईसी में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें 164 के स्टॉप लॉस से 172 और 175 के टारगेट्स के लिए। तो ये है राय आपके लिए इस वक्त आरईसी में खरीदारी की। आइए BTSWT का बिगुल सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेज में मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन फॉर्मेशन था, वो कंसोलिडेशन फॉर्मेशन मुझे लग रहा है मैच्योर हो चुका है। एंड अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 2450 के आसपास प्लेस्ड, आई थिंक वो भी पार करने के बाद काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2408 पे। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 2485 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग ये मूव 2570 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। सो खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में। हमारे क्लाइंट्स को भी हमने ये रिकमेंडेशन दी है वाया ऑप्शंस। नजर रखिए अदानी एंटरप्राइजेस डेज हाई पर, ये भी आते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी के पास चलते हैं, उनकी भी कॉल है तैयार। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दीप, कतार काफी लंबी है, बड़ी देर में नंबर आया तो एक साथ ही 2 कॉल दूंगा। पहली कॉल F&O सेगमेंट से है। भारत फोर्ज, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। इस स्टॉक में अभी तक कोई खास मूव बनता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन आज जिस तरह का कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले 1 से 2 दिनों में एक अच्छी अपमूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। इनफैक्ट एक बड़े पैटर्न से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन से स्टॉक निकल रहा है। तो भारत फोर्ज का फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे 848 के स्टॉप लॉस के साथ। 875 और 885 रुपए के 2 टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो कैश सेगमेंट का स्टॉक है दीप, और स्टॉक का नाम है मॉइल मैग्नीज। और यहाँ पर आज जिस तरह का दीप बाजार है, मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स में एक अच्छे मूव्स, अच्छे पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे ब्रेकआउट दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बड़ी कंसोलिडेशन से एक बड़े मूव के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा पोजिशनल 2 से 3 दिन का नजरिया लेकर मॉइल में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 178 178 रुपए का स्टॉप लॉस, 200 रुपए का पहला टारगेट, 225 रुपए का दूसरा टारगेट मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 दिनों में मॉइल में देखने को मिल सकता है। भारत फौज और मॉइल 2 स्टॉक खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से। थोड़ी देर में नितिन जी जुड़ेंगे हमारे साथ निफ्टी पर अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ। निफ्टी के निशानेबाज नितिन उरार का। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे। जून में बम्पर डीमेट अकाउंट खुले। जी हाँ, जैसे मार्केट लाइफ हाई मारने लगा है, वापस से नए डीमेट अकाउंट खुलने का सिलसिला हो चुका है शुरू। कुशल हमारे साथ हैं, डिटेल्स लेकर तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो 13 महीने की ऊंचाई पर जून महीने में जितने डीमैट अकाउंट जुड़ते हुए दिख रहे हैं, मई 2022 में ये इससे ज़्यादा जुड़ते हुए दिखे थे। करीबन 25 लाख अकाउंट्स मई 2022 में जुड़े थे, और अब जून 2023 में आप देखिए लगभग 23.5 लाख 23.6 लाख टू बी प्रिसाइज, ये नंबर ऑफ अकाउंट्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो कुल डीमैट अकाउंट की संख्या है वो 12 करोड़ से ज़्यादा होती हुई दिख रही है। और अगर आप ट्रेंड देखें तो लगातार यहाँ पर आपको पिछले 4 महीनों में माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लगातार अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको डीमैट अकाउंट जो है इनकी जुड़ने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। अब इसके कुछ एक तर्क भी हैं। ऑफ कोर्स पिछले 3 महीनों में हमने जिस तरह से बाजारों में बेहतरीन तेजी आती हुई दिखी, 19,500 के पार निफ्टी जाता हुआ दिख रहा था। साथ ही स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में खासकर जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म करते हुए भी नजर आए, वहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। 5 IPOs भी जुड़ते हुए दिखे, मेन स्ट्रीम IPOs, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 2600 करोड़ रुपए यहाँ पर ये भी जुटाते हुए दिख रहे थे। इनफैक्ट एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आप देखिए तो जून महीने में कैश सेगमेंट में 1 साल की ऊंचाई पर पहुँचता हुआ दिखा, और साथ ही जो डेरिवेटिव स्पेस की जो एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसने भी नया रिकॉर्ड बनाया। तो जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टर
इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है और जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है यहाँ पर क्लियर कट बड़े रूप सामने निकल कर आया और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो डीमेट अकाउंट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो मतलब कुल मिला के 12 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। 12 करोड़ के पार। 12 करोड़। और जून महीने में कितने खुले? खाली जून महीने में 23.5 लाख। 23.5 लाख। बड़े लंबे समय बाद वापस से जोर लगाया है ना। बीच में ठंडे हो गए थे। बीच में ठंडे हो गए। हाँ, आईपीओ की वजह से भी और वापस मार्केट की तेजी की वजह से भी फिर से वापस आ गए। और अच्छा, और अब वॉल्यूम की भी बात करते हैं, वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़कर आया। एवरेज डेली ट्रेडिंग बोले ADT वायदा कारोबार में वहाँ पे तो रिकॉर्ड बन गया और यहाँ पे भी अगर आप कैश रिकॉर्ड सम लाख करोड़ का एग्जैक्ट प्रिसाइज नंबर नहीं है, बट जो रिकॉर्ड बना है डेरिवेटिव सेगमेंट में वो तो एक है ही, साथ ही कैश सेगमेंट में भी 1 साल की ऊंचाई पर एवरेज डेली ट्रेडिंग पिछले हफ्ते ही तो रिकॉर्ड बना था, हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडिंग करवाते थे। हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम कैश में भी है और वायदा कारोबार में भी गजब के रिकॉर्ड बनते दिखे। ये है बाजारों में दमदार एक्शन इस वक्त आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। आइए सिद्धार्थ सेरानी साहब भी तो है ना, एक बार जरा सिद्धार्थ जी से राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, CDSL NSDL का भी अब IPO आने की तैयारी में, क्या कहेंगे जिस तरह का एक्शन हो रहा है, नए अकाउंट खुल रहे हैं, उस पर क्या राय है आपकी एक्सचेंजेस पर? बिल्कुल अनिल जी, आपने देखा पिछले हफ्ते BSE पे भी एक बाईबैक आया जो काफी एक बजिंग रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और CDSL पे आप अगर थोड़ा सा याद करें तो हम हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं क्योंकि एकमात्र डिपॉजिटरी था भारत में और जो लिस्टेड है, और अब NSDL क्यू में आया है। तो मैं मानता हूँ CDSL काफी बेहतरीन है। जिस हिसाब से रिकॉर्ड स्तर हमने कोविड के टाइम से देखे हैं, आज 12 करोड़ के अकाउंट हो गए जिसमें 7.5-8 करोड़ CDSL के अकाउंट है। स्ट्रॉन्ग अकाउंट बेस है तो CDSL पे हम पॉजिटिव है। ओवरऑल वॉल्यूम डेफिनेटली अगर ये बाजार और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर बजिंग रहता है तो हमने हमेशा देखा है कि अकाउंट एडिशन बहुत बढ़ के आते हैं क्योंकि रिटेल निवेशक / HNI निवेशक जो होते हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा निवेश करके रखते हैं और पोर्टफोलियो में अच्छा प्रोपोजिशन भी रहता है इनका मिड कैप स्मॉल कैप में। तो मिड कैप स्मॉल कैप जब भी मोमेंटम में आते हैं आप अकाउंट एडिशन जरूर देखते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी CDSL है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। CDSL BSE जैसे सारे शेयरों पर आपके सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए नितिन जी तैयार है फोन लाइन पर, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे 19,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 66 रुपए में मिल रही है, 65-66 ऐसे रेट है। 19,400 की कॉल ऑप्शन जिसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 40 रुपए का, यानी 25 रुपए का आपका रिस्क है, और टारगेट 1 होगा 90 रुपए का, और उसके ऊपर टारगेट 110 के भी हो सकते हैं। मुझे सपोर्ट दिख रहा है और डेटा पॉजिटिव दिख रहे हैं। रिलायंस में काफी बाइंग है तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। सपोर्ट पे हम कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। 19,400 की कॉल 65-66 में आप लीजिए, 40 का स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 90, सेकंड टारगेट 110। ओके, ये है आपके लिए 19,400 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने के लिए नितिन जी की तरफ से। आइए सेठी साहब है तैयार और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटजी भी आएगी। पहले बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज की जो पहली पिक है, स्टॉक मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है और इस बार थोड़ी जल्दी वापस आ रहा है रडार पे, जिसके कारण भी बताऊंगा। स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज, जो अभी 1905 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 2,000 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 1870 रुपए का। अनिल जी, आज इस स्टॉक को पिकअप करने के पीछे एक कारण है कि ये वीक में कम थर्सडे हम सब डिफेंस स्टॉक्स की बातें करने लगेंगे, बिकॉज माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस जा रहे हैं गुरुवार और शुक्रवार को, और मेनली जो एजेंडा है वो डेफटेक पे है, मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे। तो मुझे लगता है पूरा डिफेंस सेक्टर फोकस में रहेगा कल परसों से, तो उसके लिहाज से ये स्टॉक में और बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गया वापस से। मतलब ये स्टॉक चलता है, फिर वापस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर एक अच्छे लेवल्स पे आया है। एक दमदार कंपनी है, न्यूक्लियर सेगमेंट में काम करती है, फिर एरोस्पेस, डिफेंस और क्लीन एनर्जी। कई सारे नोटेबल प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जैसे जो मार्स में ऑर्बिटर गया था उसके लिए जो PSLV C-25 इंजन था उसमें भी इन्होंने योगदान दिया है। फिर स्पेस क्राफ्ट है, आपके अग्नि मिसाइल्स है, और ये लिक्विड प्रोपल्सन इंजन्स के एक्सक्लूसिव सप्लायर है टू
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, चाहे BDL, BHEL, सबको कैटर करते हैं। बाकी कई सारी बड़ी MNCs जैसे ब्लूम एनर्जी जो दुनिया की लीडर है हाइड्रोजन सेक्टर की, वो इनके क्लाइंट में है। फिर रफेल है, वोइथ है, GE, सीमेंस, इन सबको कैटर करती है। बाकी सरकार का ऐसे भी फोकस मेक इन इंडिया के ऊपर है, डिफेंस पे फोकस है, और एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 28%, मार्च तिमाही बहुत अच्छी थी, 31 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो 19 करोड़ का पैट था पिछले साल मार्च तिमाही में। और बहुत जबरदस्त एक ऑर्डर बुक है, ऑलरेडी अराउंड 1200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 31 मार्च को थी। मुझे लगता है ये स्टॉक इस वीक फोकस में रहेगा और यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। 2000 के टारगेट के लिए 1870 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, एमटार टेक्नोलॉजी ये है पहली पिक आज सेठी साहब की तरफ से। बताए सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी जो आज का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आइनॉक्स विंड एनर्जी, IWEL। ये स्टॉक अभी 2470 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। नॉट आइनॉक्स विंड, जो छोटा वाला आइनॉक्स विंड नहीं, IWEL, आइनॉक्स विंड एनर्जी में खरीदारी करने की सलाह है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 2600 के, स्टॉप लॉस रखना है 2430 रुपए का। अनिल जी इस स्टॉक को भी एक जो इसकी छोटी कंपनी है आइनॉक्स विंड को मैंने 28 जून को रिकमेंड किया था 155 के लेवल्स पे, 170 के टारगेट थे। आज वो स्टॉक 188 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, अभी शायद 10% ऊपर है वो स्टॉक आज। बट उसको नहीं खरीद के इसको खरीदने के पीछे कारण ये है कि इनका एक मर्जर प्रोमोटर्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। 10 शेयर आइनॉक्स विंड एनर्जी के सामने 158 शेयर देंगे आइनॉक्स विंड के। अगर उस लिहाज से देखें तो आज ये जो स्टॉक 2470 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, उसका भाव 188 के जो आइनॉक्स विंड के हिसाब से देखें तो करीबन 3000 रुपए का भाव होना चाहिए। तो मतलब 500 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। या फिर उल्टा समझे तो किसी को अगर आइनॉक्स विंड खरीदना है तो अगर इस स्टॉक को खरीदे तो जो आइनॉक्स विंड अभी 188 के लेवल्स पे चल रहा है उसकी कॉस्ट आती है 156 रुपया। अगर 2470 में आइनॉक्स विंड एनर्जी, हालांकि ठीक है मर्जर होगा, कब होगा टाइमलाइन क्लियर नहीं है या कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, वो रिस्क रहेगी, बट डिस्काउंट भी अच्छा खासा 30% का डिस्काउंट है। तो उस लिहाज से आइनॉक्स विंड एनर्जी पे खरीदारी करने की सलाह। बाकी ये सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी बताया था कि सरकार ने 2-3 चेंजेस करे जिसके कारण से ये सेक्टर वापस से सुर्खियों में है। एक तो जो रिवर्स बिडिंग का जो सिस्टम था उसको बंद करके क्लोज्ड ऑक्शन किया। फिर सरकार का हर साल 10 गीगावाट विंड एनर्जी लगाने का प्रोग्राम है, तो वो उसके लिहाज से बहुत बड़ी कैपेसिटी हो जाएगी। तो जो अब प्लेयर्स भी लिमिटेड प्लेयर्स बचे हैं, पिछले 5-6 साल से इंडस्ट्री काफी तकलीफ में थी, तो अब आपके आइनॉक्स विंड है, सुजलॉन है या सीमेंस गमेसा है, ये 3-4 प्लेयर्स ही है, तो उनमें डिवाइड होगा तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर सरकार ने एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस जो विंड पावर पे लगते थे वो भी हटा दिए हैं फॉर प्रोजेक्ट्स विच वुड बी सेट अप बाय मार्च 2025। 25 साल के लिए ये वेवर दिया है। बाकी इस कंपनी ने जो आइनॉक्स विंड है उसने 3.3 मेगावाट की टर्बाइन्स लॉन्च करी है जो कि गेम चेंजर होगी। अच्छी ऑर्डर बुक है, 7000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और बाकी हाल ही में हमने देखा एनटीपीसी से भी ऑर्डर्स मिले हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर का भी फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है और एक डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए इस स्टॉक के जरिए आइनॉक्स विंड को खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 2600 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, 2430 का स्टॉप लॉस। ओके, तो आइनॉक्स विंड एनर्जी यहाँ पर खरीदारी करें 2600 का टारगेट और एमटार टेक्नोलॉजीज यहाँ पर खरीदारी करें 2000 का टारगेट। दो बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए, 2:30 से थोड़ा ऊपर हो चुका है, वक्त है अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी का भी। मामूली गिरावट है अनिल जी डाउ फ्यूचर्स में, बट इससे पहले 3 दिन ऑलरेडी डाउ गिर चुका है। करीब 650 ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की गिरावट आपको डाउ में दिख चुकी है इससे पहले के 3 दिनों में। नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर 1/4% की वीकनेस है। S&P फ्यूचर्स भी 1/4% नीचे है। यूरोप के बाजार होल्ड आउट कर रहे हैं सर, पॉजिटिव टेरिटरी में। फ्रांस 0.5% ऊपर है। ज़्यादातर एशिया भी आज पॉजिटिव ही बंद हुआ था। हमारे बाजार भी ठीक ठाक है, थोड़े मिले जुले हैं। क्या करना है बताइए। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर धीमे धीमे सुधर रहा है, दीपक मुश्किल से 10 ही पॉइंट नीचे बचा है, तो व्यू थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा है। इन सेंस की 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारे डेटा थोड़े से ओवरसोल्ड होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आप देखिए, निफ्टी का 0.90 के आसपास है, जस का तस है। आज 45.50 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, लेकिन पुट कॉल रेशियो बढ़कर नहीं आया है। वहीं बैंक निफ्टी में आप देखिए 0.68 के आसपास है, जो निचले स्तरों की तरफ है। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से थोड़ा और करेक्ट होता है तो वो बाय जोन में आ जाएगा और वो एक अच्छे सपोर्ट की तरफ पहुँचेगा। अब क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है पहले बता दूँ। जैसा सुबह की कमेंट्री में था, 19,400 से ही आपको तेजी गिनना है और आज आप देखिए ज़्यादातर समय 19,400 के आसपास ही बिताया। तो 19,375 के आसपास ये नो ट्रेड जोन है।
नीचे में 19,300 340 के रेंज में आता है तो वहाँ खरीदारी करनी है। जितना 19,300 के आसपास खरीदेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल होगा। ऊपर में 19,400 425 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और शॉर्ट करना चाहें अगर गलती से और तेज बढ़कर आए तो 19,500 के आसपास बढ़िया शॉर्ट करने की जगह भी बनेगी। तो अपने लेवल का इंतज़ार करें, आए तब करें, उसके पहले नहीं। क्योंकि पोजीशन शॉर्ट साइड पे ज़्यादा बनी हुई है, 19,400 1 करोड़ शेयर आपका पुट में है, 1 करोड़ 35 लाख शेयर कॉल्स में, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों का 19,400 पे है। इससे आप समझ सकते हैं कि 19,400 पे कश्मकश ज़बरदस्त चल रही है जी। और कॉल राइटर अभी हावी है क्योंकि करीबन 35 लाख शेयर ज़्यादा है। 19,500 पे भी 1.25 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स हैं, तो कॉल राइटिंग काफ़ी होकर रखी, इसलिए इसी वजह से आपका पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे की तरफ है। तो दोनों तरफ वाला मामला है। वैसे देखा जाए कॉल राइटिंग ज़्यादा है इसलिए नीचे जाना चाहिए, लेकिन अगर रिकवरी आई तो कॉल राइटर शॉर्ट कवरिंग के लिए तेज़ी से भागेंगे। अच्छी बात यह है कि लॉन्ग साइड पे पोजीशन कम है, पुट राइटिंग कम है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है। अब इसको नेगेटिव साइड पे लेंगे तो जाहिर सी बात है कॉल राइटिंग ज़्यादा है, इसका मतलब लोगों को मंदी ज़्यादा दिख रही है, और अगर रिकवरी आएगी तो फिर भागने में भी आगे रहेंगे। आजकल क्या है, पोजीशन है ना मशीन वाले ट्रेड्स में इतनी जल्दी इतनी फास्ट बदलती है कि 25-30 पॉइंट का मूवमेंट आते ही पोजीशन बदलने लगती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सो अपने 3 बजे तक अपने को ये करना है, अगर आज का हाई पार करता है तो सारे शॉर्ट्स काट के लॉन्ग कर लेना है। ओके। और 19,300 अगर तोड़ता है तो सारे लॉन्ग काट के शांति से बैठना है। तो 19,300 19,435 ये रेंज है। इस रेंज में तब तक रेंज के नीचे की तरफ आए वहाँ लेना है, ऊपर की तरफ आए देना। अदरवाइज आज ज़बरदस्ती का ट्रेड ना करें, ज़बरदस्ती का ट्रेड मत करिए, करना ही करना ऐसा मत करिए, क्योंकि आज सुबह से आपको बहुत क्लियर ट्रेंड दिखा नहीं रहा है मार्केट। एग्जैक्टली है ना, जैसे आप तेजी का मूड बनाते नीचे आ जाता है, जैसे मंदी का मूड बनाते वापस ऊपर आ जाता है। सो दोनों तरफ के ट्रेडर्स बराबर मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए शांति से रहें, पहली चीज़। अब आइए बैंक निफ्टी जरूर थोड़े संकेत कमजोरी के दे रहा है। कमजोरी के संकेत इस लिहाज से नहीं कि 100-125 पॉइंट नीचे है निफ्टी के मुकाबले में, बट 45,000 के नीचे बना हुआ ये कमजोरी के संकेत। सुबह एक अच्छा झटका दिया था, 45,150-175 तक पहुंचा भी, लेकिन टिक नहीं पाया और वहाँ से बढ़िया शॉर्ट्स बने। तो बैंक निफ्टी जब तक 45,000 के ऊपर न निकले तब तक कोई फायदा है नहीं। मेरे ख्याल से रिलायंस ने अकेले ने बचा रखा है, अदरवाइज तो बैंक निफ्टी और भी नीचे ले जाने को तैयार था निफ्टी को। तो 45,000 पर अच्छी कॉल राइटिंग होकर रखी है, 63 लाख शेयर हैं, 45,100 पे 40 है, 45,200 पे 45 लाख शेयर है। सो 45,000 45,200 इस रेंज में जब भी वापस बैंक निफ्टी आएगा, अगर आज भी आता है तो वहाँ पर सप्लाई आनी ही आनी है, और वहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन भी छोड़नी चाहिए, शॉर्ट भी करना चाहिए। अगर लेना चाहते हैं तो 44,400 44,525 अच्छी रेंज है। एक छोटा सा सपोर्ट 44,750 के आसपास का है, तो 3 बजे तक वो होल्ड होना चाहिए। अगर 3 बजे तक 44,750 का सपोर्ट नहीं होल्ड होता है तो बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट नीचे जा सकता है, और वो फिर निफ्टी को भी 19,300 तक ला सकता है। तो अगर निफ्टी नीचे आएगा तो अब बैंक निफ्टी की वजह से आएगा। सो अगर आपको मंदी करनी है तो बैंक निफ्टी में करनी है, तेजी करनी है तो निफ्टी में। क्लियर ट्रेड है, बहुत क्लियर ट्रेड है, क्योंकि अगर गिरेगा तो पहले बैंक निफ्टी गिरेगा, जो संकेत साफ दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हो गए, कहाँ पर ब्रेकआउट कहाँ पर ब्रेकडाउन आएगा, और लॉन्ग शॉर्ट भी आपको समझ में आ गया, कहाँ पर तेजी कहाँ पर मंदी बेटर रहेगी। आइए एक स्टॉक जो एक्शन में है उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक कॉल आ रहा है सिद्धार्थ जी की तरफ से, चलते हैं उनके पास। सुपर सेट बताएं सर। देखिए दीपांशु, ये एफएमसीजी की कंपनी है मेरिको पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको एकमात्र रखना है 545 का, 545 का। एफएमसीजी कंपनी हेयर ऑयल, एडिबल ऑयल, पर्सनल केयर सेगमेंट में काफी स्ट्रांग है। 56 लाख रिटेल आउटलेट्स में मेरिको के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स 5% से बढ़त हुई है। पैराशूट कोकोनट ऑयल के वॉल्यूम्स 9% वाईओवाई ग्रोथ देखे गए हैं, और सॉफ्टर इनपुट प्राइसेस, जो रॉ मटेरियल के दाम है वो जो कमजोर हुए हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि मार्जिन्स काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। सफोला जो इनका एडिबल ऑयल की एक स्टार ब्रांड है, मार्की ब्रांड है, इनके वॉल्यूम्स भी ग्रो हो सकते हैं बहुत जोरदार। ग्रॉस मार्जिन जो मैनेजमेंट उम्मीद लगा रही है 45 से 50% का, और डबल डिजिट मुनाफों में ग्रोथ हो सकता है मेरिको का। टारगेट आपको रखना है शॉर्ट टर्म 545 का। टारगेट के लिए मैरिको पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से, रखेंगे इस पर भी नजर। आइए बात कर रहे थे हम आज के एक बजिंग स्टॉक की, और वो है आईसीआईसीआई प्रू।
इसमें बढ़िया एक्शन बन रहा है, सुबह से अच्छा एक्टिविटी दिखा रहा है, वायदा कारोबार का थर्ड बिगेस्ट गेनर अभी भी बना हुआ है। आइए जरा समझते हैं क्या चल रहा है आईसीआईसीआई प्रू में, क्यों यही स्टॉक एक्शन में। हालांकि बाकी इंश्योरेंस स्टॉक्स में थोड़ी तेजी है, एचडीएफसी लाइफ भी थोड़ा अच्छा कर रहा है, न्यू इंडिया एश्योरेंस पर अभी सुमेश जी बात भी कर रहे थे, बट आईसीआईसीआई प्रू में क्या चल रहा है आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। देखिए वैसे तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका जो मंथली डेटा क्वार्टरली डेटा आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आईसीआईसीआई प्रू को देखेंगे तो इस स्टॉक में लगातार ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड आ रहे हैं और ये बड़ा कारण है स्टॉक का आउट परफॉर्म करने का। आप देखिए पिछले 3 महीने में 36% के आसपास की रैली आ चुकी है और अभी अगर आप देखें 3-4% के आसपास की रैली स्टॉक में वैसे भी है। आज जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य जो है वो 640 से बढ़ा के अब 700 रुपये का कर दिया है। देखिए और जेफरीज जो है पिछले कुछ समय से लगातार इस काउंटर पे अपनी प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ा रहा है। इसके पहले 21 जून को भी जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, तब इन्होंने अपना लक्ष्य जो है 560 से बढ़ा के 640 कर दिया था, यानी कि एक महीने के अंतराल पे अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी बार है जब जेफरीज ने आईसीआईसीआई प्रू पे अपना लक्ष्य बढ़ाया है। और सिर्फ जेफरीज नहीं, आप देखेंगे सीएलएसए इन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ाया है 575 से बढ़ा के 700, सिटी ने 620 से बढ़ा के 640 का किया है, नोमुरा 650 का लक्ष्य है, मॉर्गन स्टैनली 600 रुपये का लक्ष्य है, मैक्वेरी 486, गोल्डमैन 460 से बढ़ा के 490 और जेपी मॉर्गन को अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2020 में इन्होंने दरअसल इस काउंटर पे अपनी जो कवरेज है उसको बंद कर दिया था और फिर से इसको शुरू किया है, मई के महीने में शुरू किया था और लक्ष्य देखिए करीब 480 रुपये का ये भी दे रहे हैं। अब ब्रोकरेज हाउस इतने बुलिश क्यों हो रहे हैं? इनका कहना है कि जो प्रीमियम ग्रोथ इस कंपनी की आ रही है उसमें लगातार सुधार देखने मिल रहा है। इनफैक्ट जून महीने की जो प्रीमियम ग्रोथ निकल के आई है वो 13 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पे आई है और ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें लगातार सुधार हो रहा है, उसका बड़ा फायदा मिलेगा। कारोबार और स्टॉक प्राइस दोनों में बॉटमिंग आउट के संकेत जो है वो देखने मिल रहे हैं और सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें मिस्टर बागची का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, क्योंकि मार्च के मिड में ये खबर आई थी कि मिस्टर अनूप बागची जो है वो अब 5 साल के लिए इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ बनने वाले हैं और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार इस काउंटर पे अपग्रेड आए हैं। ये जितने भी ब्रोकरेज हाउस की मैंने बात की ये सब के सब अपग्रेड्स दरअसल अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से जुलाई के बीच में आए, यानी कि जो अनाउंसमेंट आया था कि मिस्टर बागची पदभार संभालने वाले 5 साल के लिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार इस कंपनी पे दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो अपने लक्ष्य बढ़ा रहे हैं और एक समय पे जिसने अपना कवरेज तक बंद कर दिया था उन्होंने भी शुरू किया है और 500 से 700 रुपये के लक्ष्य जो है वो इस काउंटर पे आ रहे हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं स्टॉक में लगातार तेजी है। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई प्रू, बढ़िया तेजी बनी हुई है, इंप्रेसिव टारगेट्स भी इसके लिए आ रहे हैं। 640 का सिटी का है और सीएलएसए और जेफरीज तो सीधा 700 के टारगेट्स यहाँ पर आपको दे रहे हैं। आइए एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी राय ले ली जाए। सिद्धार्थ जी, जबरदस्त मूव आ रही है आज, अच्छे मोमेंटम में भी है, टारगेट्स भी बड़े आ रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू पर, आपका कोई व्यू सर? देखिए दीपांशु, हमारा इस पे कोई व्यू नहीं है, बट डेफिनेटली वरुण की जो खबर है एकदम सही है, क्योंकि एक लीडिंग कंपनी है तो थोड़ा बहुत ट्रैक करते हैं कि प्रीमियम ग्रोथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन है इनके और डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो इनके नए बिजनेस है, ये न्यू बिजनेस मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट डबल हुए हैं पिछले 4 साल में। सो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस डबल हो रहे हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आईसीआईसीआई प्रू के लिए। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की तरफ से इन्हें अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, इस पर रखेंगे नजर है एस्कॉर्ट्स पर, इस पर एक बढ़िया मूव आ रही है। ऑटोज वैसे भी अच्छे मोमेंटम में है ही। वागले साहब जरा एस्कॉर्ट्स देखें, जबरदस्त मूव आ रही है सर, 3% ऊपर एस्कॉर्ट्स ट्रेड कर रहा है, जरा बताएं इस चार्ट के बारे में सर। दीपांशु, मेरे हिसाब से ट्रेड बनता है 2293 का करंट भाव है, मुझे लगता है 2300 के पार ये निकलेगा, मोमेंटम कंटिन्यू होगा तो यहाँ पर इसको आप प्रीएम्प्ट करके चले। 2260 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो मोमेंटम अगर ये पकड़ लिया 2300 के ऊपर सस्टेन कर लिया तो कम से कम 2400 तक के 1 से 2 दिनों में जा सकता है। ओके, तो 2400 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं, नजर रखिएगा एस्कॉर्ट्स पर, अच्छी मूव आ रही है। ऑटोज में आज एस्कॉर्ट्स में एक अच्छी मूव आई है, टाटा मोटर्स भी थोड़ा ठीक दिख रहा था, हालांकि अब सुबह के ओपनिंग लेवल से तो नीचे आ गया है। बजाज ऑटो में भी थोड़ा मूव दिख रहा था, तो नजर रखिए ऑटो से जुड़े ये स्टॉक्स हैं जो तेजी में है। क्रॉम्पटन ग्रीप
इस पर भी एक मूव आ रही है, 2% ऊपर क्रॉम्पटन ग्रीव इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बार सचिन जी से जरा राय भी ली जाए। सचिन जी देखें सर, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर 292 का लेवल इस समय 2% की तेजी है, कोई राय इस चार्ट पर? दीपांशु, यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक ही रखना चाहिए, बिकॉज पिछले 3 हफ्तों से जो कंसोलिडेशन हो रहा था, वो कंसोलिडेशन का बेस कहीं जाकर 285 के आसपास रिकन्फर्म हो रहा है। एंड प्लस अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 and 20 पे भी कन्वर्जेंस है डेली चार्ट पे, प्लस 5 and 20 वीकली पे भी एक कन्वर्जेंस होने की पॉसिबिलिटी है। तो कहीं जाकर एक अच्छे ट्रेंड में स्टॉक ऑस्किलेट हो रहा था, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। एंड मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन अभी एक ब्रेकआउट के लिए मैच्योर हो चुका है, तो यहाँ पर ज़रूर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का टारगेट ध्यान में रखिए, जो लगभग अराउंड 314 के आसपास प्लेस्ड है। एंड स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा अराउंड 284 पे ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो ये है आपके लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। ओरिएंट इलेक्ट्रिक पर भी रखिए नजर, इस काउंटर पर भी थोड़ी मूव आती हुई दिख रही है। तो इस स्पेस के कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन है, बट एक्शन में वापस लौटा है मजगांव डॉक। अभी सेठी साहब कह ही रहे थे डिफेंस स्टॉक्स वापस आपके रेडार पर आने चाहिए। ओवर द वीकेंड आपने देखा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी डॉनियर एयरक्राफ्ट को लेकर, वो कंफर्म होती हुई दिखी। आज जबरदस्त ब्रेकआउट आपको मजगांव डॉक पे आते हुए दिख रहा है, 8% की तेजी इस पर बन रही है। सुमित जी जरा नजर डालें, वापस मोमेंटम में आ गए मजगांव डॉक, अब यहां से चाल कैसी रहेगी इसकी? दिवांशु, स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर में है, वन वे तेजी के अंदर में है, यहां से भी चाल इसकी पॉजिटिव ही रहेगी। स्टॉक ऊपर का मूव दिखाएगा, 1500 के लेवल तक ये इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जाना चाहिए और 1500 का लेवल भी ये क्रॉस करेगा। स्टॉक के अंदर जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक कम से कम यहां से 150 से 200 रुपए का तेजी पकड़ेगा। तो कोई भी डिप अगर आता है नीचे में 1400 रुपए तक या 1390 रुपए तक, तो डिप पर खरीदारी करना है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है। 1480 1500 ये इमीडिएट टारगेट होंगे। 1500 का लेवल ब्रेक होने पे और 80 से 100 रुपए का मूव आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिलेगा। तो डिप में खरीदारी करें और पोजीशंस होल्ड रख के चलें। तो ये है आपके लिए मजगांव डॉक को बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। 1400 का लेवल इसने क्रॉस किया है और जबरदस्त मोमेंटम में स्टॉक भी आपको दिख रहा है। ग्लैंड फार्मा में भी अच्छी मूव आ रही है, स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में है और बाजार के रेडार पर भी है। आज सुबह भी हम नज़र डाल रहे थे, इस पर अच्छी मूव आ रही थी। मेहुल कोठारी साहब ने यहाँ पर खरीदारी की भी राय दी थी। एक बार बंसी जी से भी राय ले लें। बंसी जी जरा ग्लैंड फार्मा देखें सर, मोमेंटम अच्छा है इसमें, हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे आ जाए बट अभी भी 0.4% ऊपर है। चार्ट के बारे में बताएं सर। दीपांशु, चार्ट्स देखें तो नीचे से मोमेंटम बना हुआ है, बट चार्ट देखें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। टेक्निकली देखें तो ऊपर में सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है, 1085 के अराउंड चल रहा है, रैली ले सकता है, बट इस स्टॉक को रैली पर मेरा ऐसा मानना है निकलना चाहिए, बेचना चाहिए। स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड है इसका। और अभी थोड़ी देर पहले दीपांशु आप क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर की बात कर रहे थे, टेक्निकली वो अच्छा लग रहा है। अगर कोई नई बैट लेनी है तो एज कम्पेयर टू ग्लैंड फार्मा क्रॉम्पटन कंज्यूमर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बढ़िया मूव भी आ रही है क्रॉम्पटन कंज्यूमर में, रखिए उस पर नजर। बट ग्लैंड फार्मा इसको भी अपने रेडार पर आप रख के चल सकते हैं। आइए एक बिल्कुल सच जी के लिए BTS डबल टी। बताएं सर। काफी दिनों के बाद यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप का डेटा है। स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड्स। एक नेगेटिव क्रॉसओवर है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, प्लस इसने अपना जो एक काफ़ी दिनों से एक सपोर्ट बेस बनाया था अराउंड 475 के आसपास का, वो रिविजिट हो रहा है। एंड RSI पे ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन है, तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिलेगा वो आई थिंक 1 से 2 दिनों के लिए बरकरार रहेगा ऑन द लोअर साइड। सो टोटल मुझे लग रहा है कि लगभग अराउंड 460 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो शॉर्ट पोजिशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी अप टू 480। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 483.50 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 470 का, बट मुझे लग रहा है ओवरऑल पिक्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। 460 के लक्ष्य के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन राइट की जा सकती है। 470 और फिर 460 के टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड पर करें पिक वाली। ये है आपके लिए सच जी की तरफ से राय। तो कुछ बड़ा एक्शन इसमें बन नहीं रहा है, बीच बीच में रिकवरी की कोशिश करता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। स्विंग के सुल्तान आशु मदान, उनके लिए एक बिगुल। बताएं आशु सर। दीपांशु, डिलीवरी के लिए बाय करना है स्टॉक, फिर फ्यूचर का ही है, लेकिन लॉट साइज बड़ा है तो
आई थिंक बेटर रहता है कि डिलीवरी के लिए लें। स्टॉक का नाम है मनापुरम फाइनेंस। मनापुरम फाइनेंस का 130 रुपये का भाव चल रहा है, 124.25 का स्टॉप लॉस लगाना और 140 से 45 का टारगेट है, और मुझे लगता है कि अगले 5-6 दिन के अंदर ही आ सकता है। तो जो इन लाइन विद जो डिलीवरी स्टॉक्स हम फ्यूचर वाले या डेरिवेटिव सेगमेंट वाले जो मिड प्राइस के मतलब 100 और 200 की रेंज में जो आइडेंटिफाई हुए हैं, उनमें से एक ये एडिशनल स्टॉक है जो पहले तो हमने सारे शेयर किए हुए हैं, उनको डिलीवरी के लिए बिल्कुल रखना है। और दीपांशु भी आपने देखा होगा कि 15, 20, 25 रुपये सारी एट द मनी या इन द मनी पुट्स बढ़ गई। तो अपना जो निफ्टी वाला व्यू है समहाउ, मतलब आप फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्टॉक सारे लॉन्ग करने हैं, निफ्टी का व्यू वो है क्योंकि वो स्टॉक्स में पेशेंस रखनी है, और अगर वो पोजिशनल व्यू लॉन्ग है तो वो लॉन्ग रहेगा। लेकिन जो अगर बीच में इंटरमिटेंट वीकली या 3-4 दिन में अगर किसी ट्रेड से या ट्रेडिंग व्यू से अच्छे पैसे बन सकते हैं तो वो भी छोड़ने नहीं चाहिए। तो डिप में लेना ही है, लेकिन उस डिप के लिए पैसे बन जाए तो और भी अच्छी बात है। तो मेरा व्यू निफ्टी का भी वही है कि आई विल वेट फॉर वन डिप एंड विच कुड बी शार्प डिप ऑल्सो। शार्प डिप मीन्स कि सडनली 100-150 पॉइंट की जैसे गिरावट आ जाती है उस तरह के अंदर। तो मैं अभी निफ्टी में कॉल्स के थ्रू पॉजिटिव नहीं हूँ, आई मीन इंटरेस्टेड इन पुट्स, बट स्टॉक्स में बिल्कुल पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है। स्टॉक्स में पॉजिटिविटी रखिए, नीचे आ जाए घबराना नहीं है, डिप पर खरीदारी करके चलना है, तो कोई परेशानी नहीं है इस समय बाजार पर। ये आपके लिए राय आ रही है। मनापुरम फाइनेंस 140-145 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके इस पर चल सकते हैं। स्टॉक भी आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है। एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट हो रहा है, और अगर आप छोटे मझोले स्टॉक्स में देखें, मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखें, हालांकि इंडेक्स लेवल पर आपको सुस्ती दिखेगी, बट स्टॉक लेवल पर आपको थोड़ा मूवमेंट अभी भी आते हुए दिख रहा है। PCBL, फिलिप्स कार्बन, इस पर भी रखिए नज़र, थोड़ा एक्शन आ रहा है। स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड, ये भी काफ़ी एक्टिव है, करीब 7.5% की तेज़ी इस पर भी आपको दिख रही है। एक बार सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी, स्पार्क देखें सर, बड़ा एक्शन आ रहा है 227 के लेवल्स पर इस समय। इसके अंदर मोमेंटम तो बना हुआ है दीपांशु स्पार्क के अंदर, और पिछले 1 महीने से लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 225-227 के पास ट्रेड कर रहा है, रिसेंट के हाईस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका इमीडिएट अभी ऊपर में हडल बनेगा 230 रुपए के पास। 230 रुपए के पास छोटा सा हडल है, जैसे ये निकलेगा तो 240 से 250 रुपए तक के मूव आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, ब्रेकआउट है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 220-221 के पास लगाएं, ऊपर में 240 से 250 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में स्पार्क में देखने को मिल सकता है। सन फार्मा एडवांस, स्पार्क, इस पर आपको बढ़िया मूव आते समय में दिख सकता है, नजर रखिए। स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। FMCG पर रखिए नजर। कोलगेट, यहां पर भी थोड़ी एक्टिविटी देखिए। अभी हम मैरिको की बात कर ही रहे थे, कोलगेट को भी रेडार पर रखिए। ज़्यादातर यूजुअली वैसा रेडार पर आता नहीं है, बट कोलगेट में पिछले कुछ मिनट में बढ़िया स्पाइक दिखा है। एक बार जरा कुणाल जी से कोलगेट के चार्ट के भी बनाई जाए। कुणाल जी, 0.5% ही ऊपर है, बट पिछले 5-10 मिनट में थोड़ी एक्टिविटी इसमें बढ़ती हुई दिखी है, जरा देखें सर। देखिए, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमने कोलगेट में ऑलरेडी देखा दीपांशु। उसके बाद कल और परसों ये स्टॉक सुस्त रहा, उसके बाद वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे चार्ट मजबूत लगता है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 1760 के आसपास, और मुझे लगता है स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स, नए हाइस देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करने की राय। कोलगेट, इस पर रखिए नजर। एक स्पाइक आ रहा है। मैरिको की अभी हम बात कर ही रहे थे। आइए बात करते हैं IRB इंफ्रा की। सुबह हम बात भी कर रहे थे, जबरदस्त अपडेट आया था कंपनी की तरफ से। स्टॉक में थोड़ा एक्शन सुबह पॉजिटिव था, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाए, पर ये अपडेट क्या कह रहा है कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर, एक बार कुशल से समझते हैं। कुशल, बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए IRB इंफ्रा के टोल कलेक्शन में लगातार बढ़त YY आधार पर हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 3 महीनों से भी अगर आप देखें तो ये ट्रेंड कंसिस्टेंट रहा है। 16 से 20% की YY बेसिस पर आपको हर महीने यहाँ पर जो बढ़त है वो आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट जून 2023 में अभी टोल कलेक्शन बढ़कर 16% की बढ़त रही है, तो YY बेसिस पे 383 करोड़ पर अब यह आंकड़ा पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप Q1 FY23 यानी कि पिछले साल की फाइनेंशियल ईयर्स का पहला तिमाही भी नोटिस करेंगे तो वहाँ पर भी अप्रैल मई जून जो पहला तिमाही था पिछले साल का, वहाँ पर भी 55% से लेकर 110% तक की ग्रोथ आपको अलग अलग महीने में आती हुई नज़र आई थी। इनफैक्ट साथ साथ आप ये भी देखें अगर कि जो टोल कलेक्शन है जुलाई का जो ट्रेंड है वहाँ पर भी YOY बेसिस पर लगातार अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ आपको सालाना आधार पर बनती हुई नज़र आई है, जिसमें 2 जुलाई 2018 से लेकर 2022 तक का ट्रेंड हमने देखा
तो लगभग 40% से लेकर ऑलमोस्ट 167% तक की ग्रोथ वाई बेसिस पर बनती हुई नजर आई और फास्टैग मंथली टोल कलेक्शन में भी अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिला है, औसतन 22% से लेकर 34% तक का। तो इशारा यही कर रहा है कि आगे जो जुलाई महीने का टोल कलेक्शन आने वाला है वाई बेसिस पर, वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है, जिस तरह से हमने पिछले कई सालों का ट्रेंड देखा है जुलाई महीने का। बढ़िया ट्रेंड आ रहा है और जुलाई में आप कह रहे हैं अच्छी ग्रोथ ही रहती है इनकी। वाई बेसिस पर तो काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ रहती है। तो जून में 16% ग्रोथ और तिमाही में 18% ग्रोथ। हाँ, जबरदस्त ट्रेंड है। सिद्धार्थ जी, आईआरबी इंफ्रा कोई व्यू रखते हैं इस पर? लगातार टोल रेवेन्यू कलेक्शन तो इनका अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। जी दीपांशु, इनका टोल बिजनेस का, टोल कलेक्शन का जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो काफी स्ट्रांग है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनका बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर वाला जो बॉट प्रोजेक्ट्स है वो भी काफी अच्छा है। बट ये स्टॉक पे हमारी, ये जो सेगमेंट ऑफ बिजनेस है ऑन द इंफ्रा साइड, इस पे हमारी नजर नहीं है। हमारी नजर प्योर प्ले इंफ्रा पे है, जैसे कि रोड, वाटरवेज, कंस्ट्रक्शन, जिसमें दो कंपनियां हमें काफी बेहतरीन लगती है। पहली है एनसीसी और दूसरी है पीएनसी इंफ्रा, जिसका 60-65% प्रोजेक्ट्स रोड कंस्ट्रक्शन का है। तो पीएनसी इंफ्रा और एनसीसी, ये दोनों पे हमारी नजर और खरीदारी की राय। तो पीएनसी इंफ्रा और एनसीसी, इन पर रखिए नजर, खरीदारी की राय वहां पर रहेगी। बट नॉनदलेस ये भी काउंटर्स हैं जो आपको मूव दिखा सकते हैं। आरबी इंफ्रा, सुमित जी एक बार जरा देखिए, रिसेंटली आई थिंक आपके रेडार पर भी था, कोई राय? आज 1% ऊपर है। दीपांशु, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है और साइडवेज मूव के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट बन के आ रहा है 25 रुपए और 26 रुपए के पास बनेगा। जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक ये साइडवेज मूव में नीचे में यहाँ पे सपोर्ट होल्ड करता रहेगा। इसमें अच्छी तेजी बनेगी जब ये 30 रुपए का लेवल ऊपर में तोड़ेगा। तो फिलहाल ये बाउंस बैक दिखा सकता है 29 से 30 तक के लेवल के लिए, और 30 का लेवल टूटने के बाद इसमें बढ़िया तेजी का मूव बनेगा। फिर ऊपर में 35 रुपए तक के लेवल पोजिशनल तौर पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये बाउंस बैक के संकेत दिखा रहा है 29 से 30 तक के टारगेट्स के लिए। आईआरबी इंफ्रा, इस पर भी आपको एक एक्शन आते हुए दिख सकता है। स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में है। कैश के स्टॉक्स पर वैसे भी रखिए नजर, अपडेट्स आपको अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। बट कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर वीकनेस है और आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। कुछ दिनों से ये रेडार पर रहा है आरती इंडस्ट्रीज। चुनिंदा केमिकल स्टॉक्स रिसेंटली आपको कमज़ोर दिखे भी हैं। सुमित जी की रिसेंटली यहाँ पर सेल कॉल भी आती हुई दिखी थी और स्टॉक में वीकनेस भी बनी। वागले साहब की तरफ से भी सेल कॉल आपने आती हुई दिखी थी और दोनों के टारगेट्स हिट होकर और भी नीचे आ गया है ये काउंटर। वागले साहब जरा अपडेट दें सर, अब क्या करना है आरती इंडस्ट्रीज में? आई थिंक आपने और सुमित जी ने करीब 500-490 के लेवल से सेल कॉल दी थी, 450 के लेवल पर है आज सर। दीपांशु, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन फ्रेश से बेच नहीं सकते क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक अच्छा खासा हो सकता है। 460 का एक सपोर्ट था जो भी अभी ब्रेक हुआ है, तो लेने का तो सवाल नहीं है, लेकिन बेचना है तो थोड़ा सा बाउंस आता है तो ही बेचे। अगर किसी ने बेचा है और वेट कर रहे हैं तो और थोड़ा नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं। मेरा मानना है 430-435 तक स्टॉक नीचे जा सकता है। 430-435, यानी कि यहाँ से भी और वीकनेस ये दिखा सकता है आरती इंडस्ट्रीज। सिद्धार्थ जी, क्या चल रहा है सर आरती इंडस्ट्रीज में? रिसेंटली काफी बड़ा डाउन ट्रेंड है और रोज हम देख रहे हैं वीकनेस आती है और कभी कभी तो आज जैसे बड़े कट्स भी आ जाते हैं, 4-4.5% सर। देखिए दीपांशु, ये जो मार्जिन साइकिल है, ये अप एंड डाउन के जो डिक्लाइनिंग साइकिल है वहां से तो ये पूरा इंडस्ट्री निकल चुका है। बट अभी भी थोड़ी बहुत जो चाइना के थ्रू डंपिंग होती है जिसके कारण मार्जिन इरोशन दिखता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डिमांड जो है वो वेस्टर्न मार्केट्स में थोड़ी सी कम दिख रही है। तो ये पूरे ही कारण से एक मार्जिन प्रेशर और एक आध क्वार्टर का रह सकता है, जिसके कारण हम सारे ही लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक जैसे कि आरती, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, सभी में एक करेक्शन देख रहे हैं। बट मैं यही कहूंगा कि ये जो 2-3 क्वार्टर का जो डाउनफॉल था केमिकल बिजनेस का, ये अब अंत होने वाला है ये क्वार्टर में। तो मैं मानता हूं कि दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मार्जिन्स। यहां से अगर लंबे समय के लिए कुछ खरीदना हो तो अक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए। ये अभी मौका है जो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अक्यूमुलेशन का दे रहे हैं। मौका है अगर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ट्रेडिंग के लिए, तो देखिए वो मोमेंटम के हिसाब से स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है। तो टेक्निकली थोड़ा कमजोर है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रहे हैं तो फिर आरती इंडस्ट्रीज आपको एक्शन दिखा सकता है। ओके, फोकस करते हैं एक और स्टॉक पर, वो है टाइटन। आज फिर से बड़ा कमज़ोर होता दिखा है। शुक्रवार को बढ़ा था लेकिन बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी थी अच्छे क्वार्टरली अपडेट के बाद। और दीप हम बात भी कर रहे थे कि 2 से 3% बढ़े तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके। मेरे को याद है आपने उस समय ट्रेंड के बारे में भी कहा था कि ये जब भी अपडेट आता है, एक्शन होता है और उसके बाद मुनाफा वसूली भी आती है, दोनों के लिए आप तैयार रहिए। टाइटन में भी वैसे होता दिखा है।
इतनी मजबूत ग्रोथ के बावजूद क्यों है कमज़ोर टाइटन में, आज गिरावट क्यों है, जरा जान लेते हैं। नूपुर हमारे साथ है, सारी डिटेल्स लेकर नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से डाउनग्रेड आया है। उन्होंने ओवरवेट से अब डाउनग्रेड करके इक्वल वेट किया है। हालांकि उनका टारगेट 3207 रुपये का है। उनका मानना है कि इनऑस्पिशियस पीरियड जो है अधिक मास जो अभी आने वाला है, जिसके चलते जितनी भी फेस्टिवल एक्टिविटीज़ है वो 1 महीना आगे पुश हो जाएंगी और जो वेडिंग सीजन है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, जिसके चलते नियर टर्म में चैलेंजेस रहने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने डाउनग्रेड किया है ओवरवेट से इक्वल वेट की रेटिंग पे। सीधा सीधा उनका कहना है कि नियर टर्म जो आने वाले 2 क्वार्टर्स है वो वहाँ पे डिमांड के कंसर्न्स निकल के आएंगे। सबसे पहले दिवाली पुश हो रही है तो वेडिंग सीजन बहुत छोटा होगा। Q2 में कोई वेडिंग सीजन नहीं है, कोई वेडिंग मुहूर्त नहीं है। Q3 में जितना होता है वो मलमास 14 दिसंबर से चालू हो जाता है, तो दिवाली वो तो फिक्स ही है, वो फिक्स है। तो दिवाली नवंबर में शिफ्ट हो गई, तो अक्टूबर में होती है तो नवंबर में शिफ्ट हो गई, तो 1 महीना खराब हो गया वेडिंग के मुहूर्त के लिए। तो सारी की सारी डिमांड अब लास्ट क्वार्टर में आती हुई उन्हें नजर आ रही। तो आने वाले 2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग है, पर लॉन्ग टर्म के लिए मॉर्गन स्टैनली अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन सितंबर वाला क्वार्टर कैसे चैलेंजिंग है सर? जो सितंबर वाले में उनका कहना है कि कोई भी वेडिंग का मुहूर्त ही नहीं है। ओके। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जिसकी वजह से इस जून वाले क्वार्टर में बहुत तगड़ी सेल्स है। 21% ज्वेलरी ग्रोथ आई है। बराबर कहाँ से आई है? यहाँ कौन सी शादियाँ थी जून वाले में? नहीं होती हैं यूजुअली सर। थी ना मई में, अप्रैल में, जून। तुमने तो ऐसी छुट्टी ली होगी शादी नहीं, लेकिन जो 30 जून वाली में आई जिसमें काफ़ी लोग बात करते हैं कि ये जो ग्रोथ है 21% की ज्वेलरी बिजनेस में, बाकी आप कल्याण में देख लें, सब जगह जो इतनी ग्रोथ देख रहे हैं गुलाबी नोटों की है। ऑफ कोर्स ये जो सारे गुलाबी नोट बट अंदर भरे पड़े थे लोगों के पास, वो बहुत लोगों ने जाके खरीदारी की। करेक्ट। और वो 30 सितंबर चूंकि लास्ट डेट है 2000 के नोटों की, तो मेरे ख्याल से 30 सितंबर वाली ये क्वार्टर उतना खराब नहीं रहेगा जितना शायद और गुलाबी नोट्स आ सकते हैं। अभी थोड़े और आ सकते हैं इसके साथ। अब कितने आएंगे या हो सकता है काफी लोग पहले वक्त क्वार्टर में लेके खत्म करो वैसा टाइप से ना। सो आई डोंट नो, बट लेकिन इसमें काफी लोग ये मानते हैं कि ये जो ग्रोथ आई है वो इस वजह से काफ़ी आएगी। ये 21% की ज्वेलरी ग्रोथ जो आई है उसमें काफ़ी कुछ योगदान पुराने नोटों के बंद होने का भी है। तो जरा हमारे चैनल चेक करने वाले बंसल जी से पूछा जाए, बंसल जी क्या कोई दिल्ली में भी ऐसा चैनल चेक हुआ है क्या? सुनने में आया है कि इस बार जो बड़ी तगड़े अपडेट्स आ रहे हैं, क्वार्टरली अपडेट सारी ज्वेलरी कंपनियों की तरफ से, उसके पीछे ऐसे कारण है? जी अनिल जी, बिल्कुल यही कारण अनिल जी, गुलाबी नोट ही कारण है। और सब जगह अनिल जी लग्जरी शॉपिंग 2000 के नोटों पे हर जगह ही हुई है। और सबसे ज़्यादा तो अनिल जी शॉपिंग ज्वेलरी की हुई है, क्योंकि जो इंडियन मेंटेलिटी अनिल जी, वो जब ज्वेलरी खरीदता है तो उसको एक्सपेंस नहीं मानता, उसको खर्चा नहीं मानता है, उसको इन्वेस्टमेंट मानता है, उसको पार्किंग मानता है। तो काफ़ी हुआ है और अभी आगे चल के भी होगा अनिल जी। इंटरेस्टिंग होगा। इस बार अंदाजा लगाना नूपुर थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि क्या है, हो सकता है ये क्वार्टर फिर से थोड़े नंबर्स अच्छे आ जाएं। करेक्ट सर। सितंबर क्वार्टर, अब रहा दिसंबर क्वार्टर का मामला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिवाली आपकी पोस्टपोन हो गई। दिवाली पोस्टपोन होने से फिर दिवाली और शादियों के बीच का समय बहुत कम है। मुश्किल से 1 महीना मिलेगा शायद। 15 दिसंबर के बाद तो शादियां होती नहीं जनरली, और दिवाली भी मिड नवंबर में ही 12 की दिवाली है। सो 15 नवंबर से 15 दिसंबर एक ही महीना मिलेगा। सो आई थिंक दिसंबर वाला क्वार्टर जो है वो टाइटन के लिए मुश्किल भरा रहेगा, वैसा है। बाद में एक्चुअली तो वो पीक सेल्स वाला होता है। हाँ, तो वो वाला मुश्किल भरा रहेगा। वो मुश्किल वाला हो जाएगा। तीसरा क्वार्टर ज्यादा मुश्किल रहेगा, पहले फ्रंट लोडिंग हो गई। हाँ, अब ये जून वाले में कितने निकल गए गुलाबी नोट पता नहीं, अभी सितंबर वाले में और कितने निकलेंगे डोंट नो। मतलब हाँ, तो वो है कि जो छोटे छोटे वाले थे वो लोग तो जल्दी बेचारे जाके, जिनके पास थोड़े बहुत होते हैं वो कर ले, जिनके पास भर भर के होते हैं वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं, वो आइडिया नहीं। तो अब देखो क्या, तो बड़े इंटरेस्टिंग है अगले 2 क्वार्टर के अपडेट्स। और फिर बचे हुए वैसे ही कोविड के वक्त जैसे शादियां नहीं हुई, वैसे भरे हुए लोग जो है ना बाद में कूद के जनवरी वाले से मार्च वाले महीने में बहुत शादियां करेंगे। इसकी संभावनाएं पूरी बनेगी, तो कहीं कहीं आगे भरपाई होती हुई दिखेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सीजन रहने वाला है टाइटन के लिए। इसमें सिद्धार्थ जी, टाइटन पर आपकी राय? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, ये जो आपका लॉजिक है बिल्कुल सही है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर भी एक ठीक ठाक रह सकता है। बट ओवरऑल ये जो लग्जरी स्पेस है इस पे काफी पॉजिटिविटी है, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की सेल पिछले 2 साल में कोई भी सेगमेंट में हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो या फिर वॉचेस की सेगमेंट हो, कोई भी सेगमेंट में चले जाए, लग्जरी सेगमेंट सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन और वहां पे डिमांड है।
तो मैं भी मानता हूं कि अगर आपने निवेश कर रखा है तो छोटी बड़ी डिप या वॉलेटिलिटी जरूर हो सकती है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से काफी पॉजिटिव रहेगा। एक आध क्वार्टर अगर मिस आया तो वो अपॉर्चुनिटी रहेगा अक्यूमुलेट करने का, क्योंकि प्रीमियम, हर एक इंडियन प्रीमियम को ही चूज करना चाहते हैं और प्रीमियम में खरीदारी करना चाहते हैं। तो टाइटन वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड्स है। ये है आपके लिए टाइटन पर आए। आइए बढ़ते आगे और एक बुगिल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, जुबिलेंट फूड्स को बेचना है एसटीबीटी में, मुझे लगता है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और अगर ये 477 के नीचे बंद हो गया जो अभी भाव है तो सीधा 460 तक नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पर बेचे, एक 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 480 481 का। 460 का टारगेट मुझे लगता है कल के दिन में आ सकता है। ओके, 481 के स्टॉप लॉस से बेचें और ये है 460 का टारगेट। जुबिलेंट फूड, सचिन जी की भी राय थी, अब वागले साहब की भी आती हुई दिख रही है। सुमित का सुपर हिट, सुमित जी के लिए बिगुल। सुमित जी बताएं सर। अभी रडार पे है, स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 392 रुपए, 392 का अभी भाव है। आईटी सेक्टर का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद हफ्ते भर का मूव ऊपर का देखने को मिला, उसके बाद अब प्रॉफिट बुकिंग के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें आज पहले दिन ही लास्ट 3 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि विप्रो के अंदर यहां से थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है 2-3 दिनों के अंदर। तो विप्रो में यहाँ पे सीएमपी में इक्वाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 396 397 के पास है, तो इसके अंदर जो स्टॉप लॉस लगाना है 397 का लगाना है। 397 के स्टॉप लॉस से विप्रो में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 386 ये पहला टारगेट बनेगा, 382 ये दूसरा टारगेट बनेगा। 2-4 दिनों का व्यू लेके विप्रो में बिकवाली करें 397 के स्टॉप लॉस से 386 और 382 के टारगेट्स के लिए। विप्रो पर करें बिकवाली, ये है आपके लिए सुमित जी की राय। आईटी थोड़ा आज कमजोर भी है, विप्रो इसके नतीजे भी इस हफ्ते आएंगे। बिगुल, हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। मेटल्स एक स्ट्रॉन्ग स्पेस है इस बाजार में जहां पर लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है और इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा है वो रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि मुझे लगता है फिर से एक नई अपमूव के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह से खरीदारी इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है। मेरा मानना है जेएसडब्ल्यू स्टील कल फ्रेश हाइज बनाने का पोटेंशियल रखता है 825-840 रुपए तक की तरफ। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के 800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे। 27 साढ़े 27 रुपए के आसपास के लेवल है, 26 रुपए तक इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। 22 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 35 रुपए और 42 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील नए हाइज बनाता हुआ नजर आ सकता है। 825-840 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो फाइनली कुछ बाय कॉल्स भी आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 800 रुपए के कॉल ऑप्शन में जेएसडब्ल्यू स्टील में आती हुई। आइए बढ़ते आगे और एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। वापस प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सा ट्रैक्शन आ रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड। कोटक महिंद्रा बैंक आज पूरे दिन अच्छा कंसोलिडेशन मोड में था एंड जिस तरीके से इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की चाल रखी है 1860 का, मुझे लग रहा है सपोर्ट काफी वेल एस्टैब्लिश है। तो उसके स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी। 1900 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है ये पोजीशन आपको बनानी चाहिए। तो खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर में 1860 स्टॉप लॉस, 1900 टारगेट। 1860 का स्टॉप लॉस, 1900 का टारगेट। खरीदें कोटक बैंक। और एक बार बधाई सचिन जी को रिलायंस के लिए भी। 2710 का टारगेट आज सुबह सुबह उनका हासिल भी हुआ, उससे तो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर भी रहा है। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग दिख रही दीप, इमीडिएटली अभी भी बैंक निफ्टी नीचे से 150 पॉइंट की रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। जैसे 3 बजे के पार निकले 44,725 का लो बनाकर 44,875 के आसपास 150 पॉइंट की शार्प रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में, एकदम आप देख सकते हैं। तो अच्छी रिकवरी आता दिखा। निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल 18,325-340 के रेंज के आसपास पहुंचकर वहां पर रुकता हुआ दिख रहा। तो आखिरी आधे घंटे में जब हम हैं, हल्की फुल्की रिकवरी के आसार और संकेत आपको आते हुए नजर आएंगे। इस वक्त तो एक्शन पूरा
मजबूती का, थोड़ा सा मजबूती का तो नहीं बोलेंगे, रिकवरी का बनता हुआ आपके लिए दिख रहा है। और बैंक्स की तरफ से रिकवरी, हाँ। बैंक लेड रिकवरी, ये इंटरेस्टिंग मूव इस समय आपको बाजार में बनते हुए दिख रहा है। एक दो इनफैक्ट बैंक निफ्टी के 12 के 12 कंपोनेंट्स आप देखेंगे तो निचले स्तरों से सब में आपने पिछले कुछ मिनट में ख्याल से या तो एक ही कारण हो सकता है, बैंक में पुट कॉल रेशियो बहुत लोअर साइड पर और काफ़ी शॉर्ट्स 45,000 से 45,200 300 की रेंज तक हर एक लेवल पर तगड़ी कॉल राइटिंग होकर रखी, लेकिन इस रिकवरी में 45,000 लिटमस टेस्ट होगा, उसके पार निकलना मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ तक भी अगर आता है तो अपने आप में अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अच्छी रिकवरी इस वक्त आपको बैंकिंग शेयरों में होती हुई दिख रही है। तो ये है आपके लिए बैंकिंग में बढ़िया रिकवरी इस समय होती हुई दिख रही है। एक्शन भी भरपूर आ रहा है बैंकिंग शेयर्स में। कोटक के साथ साथ आपने आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी देखी है, इंडसइंड बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में है, एसबीआई आने की कोशिश कर रहा है, पीएनबी में भी आप थोड़ा मूवमेंट बनते हुए देख रहे हैं। तो बैंक्स की तरफ से अच्छा रिकवरी का मूड माहौल है। एक्शन यहाँ पर आपको बन भी रहा है। अभी बात करी थी कोटक बैंक की, एक बार इंडसइंड बैंक के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। वागिल साहब, इंडसइंड बैंक भी जरा देख लीजिए सर, इस पर भी मूव बनती हुई दिख रही है, यहाँ पर कोई राय? दीपांशु, मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, बाउंस बैक ही होगा और बाय तो मैं नहीं करूंगा। अगर बाउंस बैक होगा तो भी लिमिटेड अपसाइड की मैं बात करूंगा, एक 7-8-10 रुपए की। 1380, 80, 85 के ऊपर निकलना मुश्किल है, तो मैं अवॉइड करूंगा इंडसइंड बैंक। कोटक बैंक में थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इंडसइंड बैंक में वो मोमेंटम नहीं है, ऊपर में रैली फिजल आउट हो सकती है। बैंक लेड रिकवरी आ रही है। और अनिल जी, आप वो डेटा रीडिंग में कह भी रहे थे कि स्विंग आना चाहिए, पोजीशंस देखकर आप बता रहे थे कि अगर 3 बजे तक एक्शन आ जाए तो वहाँ से आपको मूव आती हुई दिख भी सकती है, और वैसा ही होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी रिकवर हुआ है, प्राइवेट बैंक्स की तरफ से थोड़ा एक्शन भी आते हुए दिखा है। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप भी थोड़ा रिकवरी के आसार दिखा रहे हैं। बाय द वे, अगर बाजार की डेटा रीडिंग की आप बात कर रहे हैं और उसके बाद बाजार में एक कैसे हाई फ्रीक्वेंसी पोजीशंस बनती हैं और वहाँ से मूव्स कैसी आती हैं, तो इस पर हमने आपके लिए एक मास्टर क्लास भी तैयार करी है। अनिल जी तो थे ही हमारे साथ, ऑफ कोर्स हर मास्टर क्लास में आपका सारा तीसरा एपिसोड होगा, तीसरा एपिसोड आ रहा है। यू ट्रेड एल्गो की मास्टर क्लास, इसका तीसरा एपिसोड, और इससे पिछले 2 एपिसोड अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, देख लिए हैं तो कल की तीसरी क्लास देखने के पहले रिवाइज कर लीजिए। आपको यूट्यूब पे, हमारी साइट पर, हमारे सारे सोशल मीडिया पर आपको पुरानी 2 मास्टर क्लास मिल जाएगी। और तीसरी वाली मास्टर क्लास जो कल हम 11 बजे आपको दिखाने वाले हैं, उसका भी एक थोड़ा सा नमूना देख लीजिए, इससे आपको क्या पता चलेगा ना, क्या कहते हैं, क्या कल के शो का वो हमारा क्या है, प्लान क्या है, हाँ प्लान क्या है, क्या क्या डिस्कशन पॉइंट्स हैं, वो आपको पता चलेंगे। तो देखिए एक झलक। हमारे ऑफिस में 17 डेफ एंड डम बच्चे हैं, बोल नहीं सुन सकते, सुन नहीं सकते, बट वो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर ये गलत फहमी में बैठा कि मैं नहीं कर सकता, तो अगर कोई डेफ एंड डम बच्चा कर सकता तो फिर आप कैसे नहीं कर सकते? पहली चीज। दूसरी चीज, इससे ये भी प्रूव होती है कि ये मुश्किल काम नहीं है। तीसरी चीज, माइंड ब्लॉक हटा दो कि मैं नहीं सीख पाऊंगा। टेक्नोलॉजी की वजह से ये कुछ जितने भी वर्ग हैं आप सारे जुड़ पा रहे हैं। यू ट्रेड प्रेजेंट्स एल्गो ट्रेडिंग मास्टर क्लास सिर्फ जी बिजनेस पर। ओके, एल्गो ट्रेडिंग मास्टर क्लास एक स्पेशल सीरीज हमने आपके लिए बनाई है। इस सीरीज का तीसरा एपिसोड होगा जहां पर आप एल्गो ट्रेडिंग से जुड़े कई सारे पहलुओं पर बात करेंगे, और कोई भी कर सकता है ये ट्रेडिंग। दीप, ये तो हमारे लिए आई ओपनर था जब उन्होंने बताया कि काफी ऐसे नौजवान हैं जी जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो मास्टर कर चुके हैं इस ट्रेडिंग को। बड़ी बात है। तो मतलब इसका मतलब ये कि थोड़ी सी स्किल सेट अगर आपने बना ली तो फिर आपके लिए भी आसान है। और एल्गो में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मार्केट में पैसा तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है इनडिसिप्लिन, यानी कि आपका कंट्रोल नहीं हो पाता ट्रेड पे। थोड़ा सा वो लालच रह जाता है, डर रह जाता है, अभी नहीं थोड़ी देर में भाव आ जाएगा, आज नहीं कल आ जाएगा। उस चक्कर में जो बड़ा नुकसान होता है उस बड़े नुकसान से आपको मशीन ट्रेड बच जाता है, क्योंकि वहाँ पे भावनाएं है ही नहीं, सिर्फ भाव है। भाव आया, सौदा होगा, कटेगा, इमोशंस का कोई काम नहीं। तो इमोशन वाला जो एस्पेक्ट है ट्रेडिंग में, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है, वो एल्गो ट्रेडिंग में आपका, क्योंकि प्री डिफाइंड है आपकी ट्रेड्स। जब प्री डिफाइंड ट्रेड्स है तो आप जब तक सोचो मूड बनाओ तब तक ट्रेड हो गया होता है। exactly. हाँ, so इसलिए अगर आप वाकई में डिसिप्लिन तौर पे करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया एल्गो ट्रेडिंग वाला करना ही है, तो फिर ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से करिए। तो लेकिन उससे पहले सीखिए, समझिए। कल 11 बजे आपके लिए आएगी एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास। एब्सोल्युटली, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए,
आज वैसे टायर स्टॉक्स में अच्छी तेजी आई है, बट बाकी सारे टायर स्टॉक्स के विपरीत एक टायर काउंटर है जहां पर आप प्रेशर देख रहे हैं और वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो बाकी टायर स्टॉक्स अगर तेजी में, तो बालकृष्ण में क्यों है दबाव, समझाने के लिए तैयार हैं कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर कुछ एनालिस्ट ने यह प्लांट विजिट किया था, इनका भुज में जो प्लांट है, और उसके बाद अपने रिपोर्ट्स से ये निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें इनको ये दिख रहा है कि आगे चलकर जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसको लेकर चिंता बनी हुई है। खासकर अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करें, जहाँ से करीबन 51% इनका रेवेन्यू शेयर आता है, वहाँ पर रिकवरी में थोड़ी सी देरी के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। मार्जिन रिकवरी में भी समय लगने की संभावना बनती हुई दिख रही है। साथ ही डीलर स्तर पर इन्वेंट्री लेवल अभी भी ज़्यादा है कंपनी का। यही नहीं, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी यानी कि एडिशनल कैपेक्स का इनका थॉट प्रोसेस है। अब वो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट होगा या ग्रीनफील्ड, ये देखना होगा कि फाइनल वहाँ पे पूंजी निवेश क्या होती है। पर कहीं ना कहीं शेयर अभी भी महंगा नजर आ रहा है एनालिस्ट को। FY25 का EPS के लिहाज से देखेंगे तो 29 के मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। एक्सपेक्टेशंस अब वॉल्यूम ग्रोथ की अगर हम बात करें तो FY24, 25 और 26 में लगभग 4 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। साथ ही EBITDA मार्जिन FY21 में जहां पे 31% का मार्जिन था, FY23 में आप देखिए 18% की मार्जिन से कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। तो मार्जिन को लेकर भी थोड़ी चिंता है। रॉ मटेरियल से जो बेनिफिट आना था मार्जिन पर, वो कंपनी का नहीं कन्वर्ट होता हुआ दिखा है। अब देखना है कि आगे चलकर ये मार्जिन कन्वर्जन्स कितने होते हैं। बट अभी जो सिनेरियो लग रहा है एज ऑफ नाउ, जो वॉल्यूम को लेकर कंसर्न्स हैं, वो कहीं ना कहीं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए एक नेगेटिव कह सकते हैं, हेडविंड के रूप में सामने निकल कर आ रही है। ओके, तो सिर्फ ये बालकृष्ण इंडस्ट्री स्पेसिफिक अभी तक तो बालकृष्ण इंडस्ट्री स्पेसिफिक ही है, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर ज़्यादा है। इनफैक्ट इंडिया से करीबन 22% है। इंडिया के बाहर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ग्लोबल एक्सपोजर है कंपनी का। तो डोमेस्टिक डिमांड तो बढ़िया है, बट ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में प्रेशर है। सिद्धार्थ जी, आपके तो रेडार पर भी रहता है, जरा बताएं सर, क्योंकि आज बाकी टायर स्टॉक्स में अच्छी मूव आई है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें लगता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमारे इस पे खरीदारी की राय है। 2600 के करीब का टारगेट है, और हम मानते हैं कि ये जो मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहे हैं, ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में कुछ दबाव हमें दिख रहे हैं, पर ये जो मॉनसून सीजन है, ये ऑफ रोड टायर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह के टायर्स की बिक्री अच्छी होती है, रिप्लेसमेंट डिमांड रहती है। तो हम तो मानते हैं कि थोड़ा बहुत अगर कहीं निराशा अगर ग्लोबल बिजनेस से आएगी तो वो मिटिगेट हो सकती है डोमेस्टिक बिजनेस से। तो हम पॉजिटिव है 2600 के टारगेट के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। ओके, तो सिद्धार्थ जी का तो 2600 का टारगेट है बालकृष्ण पर रखिएगा नजर। स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर इस समय बना हुआ है, 4.5% का कट बालकृष्ण लेकर ट्रेड कर रहा है। पर आइए, 3:20 हो चुके हैं, बाजार में रिकवरी भी थोड़ी आई है। लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, ज़्यादा रिकवरी बैंक निफ्टी में आई, निफ्टी में कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। ना ही अमेरिकी फ्यूचर्स में कुछ बदलाव हुआ है, ना ही डाउ और S&P फ्यूचर्स में एक्शन कुछ ज़्यादा हुआ है। यूरोप के बाजार भी वैसे के वैसे ही हैं, रुपया 15 पैसे मजबूत है, बट बैंक निफ्टी थोड़ी डिसेंट रिकवरी दिखा चुका है। क्या करके जाना है सर? बैंक निफ्टी रिकवरी दिखाने के पहले गिर के वापस आया, हाँ। वैसे ही हाल है, मतलब 750 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास जाकर 825 से 750, 725 हुआ, वापस 875 हुआ। तो ऐसा कोई मतलब बड़ा नहीं है। बैंक और निफ्टी भी वही 19,325-30 तक जाकर वापस रिकवर हुआ है। तो बेसिकली हल्की गिरावट होने के बाद वापस हल्की सी रिकवरी, तो कमोबेश उन्हीं लेवल के आसपास है जहाँ पर 2:30 बजे के आसपास थे। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, आप देखिए 2:30 बजे के आसपास घूम फिर कर वापस वो एक डिप आया, डिप के बाद वापस वहीं पर आते हुए दिख रहे हैं। सो सिंपल सी चीज़ है, थोड़े ओवरसोल्ड है, कॉल राइटिंग ज़्यादा होकर रखी है। डाउ फ्यूचर्स आपको साफ साफ इशारा नहीं करें कि मंदी होगी, और 3 दिन कमज़ोर होने के बाद अगर कहीं थोड़ी रिकवरी आ गई तो उस वजह से भी थोड़ी शॉर्ट्स कट रही हैं आखिरी मिनटों में। सो आई थिंक मार्केट बराबर पोइज्ड है एक्चुअली तेजी और मंदी की तरफ। मेरा ये समझना है फ्रेश पोजीशन कल बनाई जा सकती है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, आप हेजिंग करना चाहते हैं तो 19,200 का पुट ऑप्शन लेकर हेज करें। शॉर्ट पोजीशन है और आपको हेजिंग करनी है तो 19,500 का कॉल ऑप्शन लेकर हेज करें। 150 पॉइंट इधर, 150 पॉइंट उधर, इससे बड़ी कोई गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होने के चांस है नहीं। सो उतनी रिस्क आप लेकर चल सकते तो फिर हेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, ठीक है, ये आपके लिए निफ्टी। बैंक निफ्टी 44,900 के आसपास है, थोड़ी सी नीचे बंद होंगे शायद 44,850 के आसपास। आखिरी मिनटों में कुछ रिकवरी आई है उसकी वजह से। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन हैं तो आपके पास 44,500 का पुट ऑप्शन होना चाहिए। थोड़ा दूर का है लेकिन वहीं ले तो ज़्यादा बेहतर है, या बहुत कम रिस्क रखनी तो 44,700 का, लेकिन 44,700 का थोड़ा महंगा पड़ेगा। शॉर्ट है
तो 45,200 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। तो बेसिकली 300 पॉइंट इधर 300 पॉइंट उधर वाला मामला है, इससे ज़्यादा बैंक निफ्टी में भी बड़ा मूव है नहीं। सो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन, या फिर दूसरा ये कि अगर आपने ऑप्शन खरीद रखा तो सामने थोड़ा आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन आप सेल कर देंगे तो आपके लिए वो रिस्क भी कम हो जाएगी और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। एक वो स्ट्रेटजी रख सकते हैं। फ्रेश पोजीशन कल सुबह बनाए। एक और अपडेट देना चाहता हूँ, चोलामंडलम आज हमने स्टॉक ऑफ द डे दिया। डे ट्रेडर्स के लिए 65 का स्टॉप लॉस था, आप चाहें तो ट्रिगर कर सकते हैं। जिन लोगों ने पोजिशनली या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लिहाज से लिया है वो आराम से होल्ड करे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर नीचे आएगा तो और एवरेज करने की राय हम देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर, चलिए ये है आपके लिए आज के स्टॉक ऑफ द डे पे भी अपडेट। आइए बैन से बेनिफिट, 4 स्टॉक्स हैं बैन में, इस पर भी अपडेट ले लेते हैं। कुशल है हमारे साथ। एंट्री होगी कुशल, एग्जिट होगी, या फिर दोनों पॉसिबल है, बताइए। देखिए एंट्री तो है पॉसिबल, एग्जिट अभी नहीं दिख रहा है। खासकर अगर आप जो 4 सिक्योरिटीज़ जो बैन में बने हुए हैं उसमें डेल्टा कॉर्प, ग्रैन्यूल्स, इंडिया सीमेंट्स और BHEL, यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट डेल्टा कॉर्प की तो 104% के आसपास है। साथ ही BHEL लोएस्ट लेवल पर करीबन 87% पर अभी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट पर कारोबार कर रहे हैं। तो ये तो 4 बैन में बने रहेंगे। 3 स्टॉक्स की एंट्री एक्सपेक्टेड है, जिसमें सबसे पहला तो है PNB। 105% से ज़्यादा की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यहाँ पर बन गई है। साथ ही लगभग 100% की पोजीशन आइबुल हाउसिंग, अगेन वन ऑफ द फेवरेट्स बैन में आता रहता है ये। और साथ ही जी एंटरटेनमेंट 96% के आसपास यहाँ पर भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है। तो जी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट बाकी दोनों की तो कंफर्मेशन है, PNB और आइबुल हाउसिंग के। 6 होने वाले हैं बैन में। 6 तो लग रहे। चलिए, ओल्ड फेवरेट इंडियाबुल्स हाउसिंग ये बैन में आने के लिए तैयार है। PNB ये भी बैन में आ सकता है और जी एंटरटेनमेंट भी बॉर्डर पर है, इसकी भी बैन में आने की संभावना है। PNB 4 हैं और 2 तो और हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 तो हो जाएंगे। बाहर कोई नहीं आ रहा, बाहर तो नहीं दिख रहे सर जो पोजीशन। ठीक, चलिए ये है आपके लिए इस समय बैन से बेनिफिट। तो लिस्ट लंबी हो रही है। IT में आज बड़ी गिरावट है। एक बार सिद्धार्थ जी से राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, इस हफ्ते TCS, HCL टेक, विप्रो के नंबर्स आने वाले हैं। नतीजों से पहले आज थोड़ा रोटेशन माने या फिर गिरावट माने, क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? देखिए, एक आध क्वार्टर का और खराब नतीजे आने की उम्मीद है, क्योंकि हमें लगता है कि IT लार्ज कैप स्पेस में जिस हिसाब से निराशा हमने देखी थी पिछले क्वार्टर में, स्पेशली इन्फोसिस के थ्रू, तो ये हो सकता है एक आध क्वार्टर और रिपीट हो। इसके कारण मैं कमजोरी देख रहा हूँ लार्ज कैप स्पेस में। बट मिड कैप स्पेस में अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज है, कोई ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं दिख रहे हैं, नतीजे बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट नए ऑर्डर्स भी आ रहे हैं इनके पास। तो मिड कैप IT कंपनीज पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा और इनके नतीजों पे फोकस रहेगा। लार्ज कैप पे अगर मैं कोई कॉन्ट्रा प्ले लेना चाहूंगा तो वो होगा इन्फोसिस, क्योंकि पिछले क्वार्टर का जिस हिसाब से गाइडेंस कट दिखा गया था, इस क्वार्टर में थोड़े भी नतीजे अच्छे आए तो इन्फोसिस में एक दौड़ आ सकती है। तो लार्ज कैप में कॉन्ट्रा प्ले लूंगा इन्फोसिस पे, और मिड कैप IT प्ले पे मैं करूंगा इन पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, ये साइएंट, ये सारी कंपनियों पे दाव है आपके लिए। IT पर व्यू थोड़ी वीकनेस आज बनी हुई है, देखते हैं कैसा एक्शन आता है। इंटरेस्टिंग, आज साइंट DLM की लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग से स्टॉक नीचे नहीं आया, ऊपर ही है। लिस्टिंग प्राइस के भी ऊपर आपको दिख रहा है, 403 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, फिलहाल 425 के करीब ट्रेड हो रहा है। बट साइंट यहाँ पर आज बड़ा ब्रेकडाउन आया है, 6% का कट आपको साइंट लिमिटेड में दिख रहा है। साइंट DLM 58% ऊपर है, साइंट लिमिटेड में आपको थोड़ी कमजोरी दिखी है। तो इन दोनों काउंटर्स पर भी आज रखनी है नजर। चलिए कुछ फाइनल कॉल्स ले लेते हैं इससे पहले कि बाजार भी आपके लिए बंद होते हुए दिखें और आपको एक्शन भी आते हुए दिख रहा है। सन फार्मा, एक बार वागले साहब से राय लेनी थी। वागले साहब, अभी एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है सन फार्मा में, जरा चार्ट देखें सर। कुछ करके जाना है इसके लिए, थोड़ी मूव आ रही है इसमें। दीपांशु, इसका और औरो फार्मा का, ये 2 फार्मा स्टॉक्स है जिनका पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में तो कुछ मेरा व्यू तो बुलिश है, मेरे पोर्टफोलियो में तो है, लेकिन ये मेरा मानना है ये 1120 तक पोजिशनली जा सकता है। ये 1 महीने का व्यू है सन फार्मा का, तो आपको लेना है तो यहाँ ले, और एक 20-25 रुपए की करेक्टिव मूव आएगी तो ऐड करें। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1020 का, और यहाँ से एक 70-80 रुपए की मूव मुझे दिखाई देती है 1 महीने के टाइम फ्रेम में। ओके, तो 1 महीने के टाइम फ्रेम के साथ सन फार्मा पर रखिएगा नजर, आज अच्छी मूव इस पर आ रही है।
हिमांशु जी, अपोलो टायर्स सुबह आइडेंटिफाई करा था, थ्रू द डे अच्छी गेंस इसने होल्ड करी है, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, लेवल्स पर कुछ बदलाव करना है, जरा बताइए सर। दीप हाईएस्ट पॉइंट पर डे की क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, कैरी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल करें, मुझे लगता है कि यहाँ पर और स्ट्रेंथ बनते हुए नजर आएगी आने वाले दिनों में, तो डेफिनेटली यहाँ पर कैरी करें। अगर लेवल्स की बात है तो एक बार 431 432 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो 440 442 रुपए तक की मूव 1 से 2 दिनों में स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए अपोलो टायर्स, इस पर रखिएगा नजर। सीएट पर रखिएगा नजर, आज जबरदस्त मूव उस काउंटर में भी आती हुई दिखी है। आज सुबह हम गुडियर टायर्स की भी बात कर ही रहे थे, वहां पर भी आपने एक्शन देखा है। तो चुनिंदा टायर स्टॉक्स एक्टिव रहे हैं। ऑफकोर्स बालकृष्णा अपनी वजह से कमजोर रहा है, बट बाकी टायर स्टॉक्स में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सुस्त नोट पर होती हुई दिख रही है। एंड ऑफ डे अगर आप देखेंगे तो मामूली गिरावट बैंक निफ्टी में दिखेगी, हल्की बढ़त आपको निफ्टी में दिखेगी। सेंसेक्स भी हल्की बढ़त के साथ पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, बट स्मॉल कैप मिड कैप में आधे % की गिरावट रही है और बाजार की ब्रेथ भी उतनी मजबूत नहीं थी। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज जो ऑलमोस्ट 4% ऊपर बंद हो रहा है, उसकी गेन को निकाल दें तो फिर शायद निफ्टी में भी आपको वैसी स्ट्रेंथ नहीं दिखे। नॉनदलेस रिलायंस से आज सहारा अच्छा मिला है, मेटल स्टॉक से आज बढ़िया सहारा मिला है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों में ही अच्छी खरीदारी रही। हिंडाल्को भी 1.25% ऊपर था। ऑटो स्टॉक्स में भी ठीक ठाक मूव रहा। बजाज ऑटो एक्टिव था। सुबह टाटा मोटर्स में खरीदारी रही, हालांकि एंड ऑफ डे फ्लैट आपको बंद होते हुए दिख रहा है। इंडसइंड, आईसीआईसीआई यहाँ पर भी एक्शन रहा। आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर भी आपने खरीदारी देखी, बट बड़े कट्स आए हैं कुछ दिग्गजों में। टीसीएस यहाँ पर कमजोरी रही, एचयूएल कमजोर था, विप्रो में गिरावट रही, एचसीएल टेक गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए निफ्टी का टॉप लूजर था। टाइटन में कमजोरी थी। एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, मारुति, आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज, एमएनएम, डिवीज, यूपीएल, ब्रिटानिया और ओएनजीसी यहाँ पर आपने गिरावट देखी। इनफैक्ट निफ्टी की ब्रेथ काफ़ी कमजोर थी, सिर्फ 12-13 स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे थे, बाकी तो आपको नेगेटिव ही क्लोज होते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए, यहाँ पर आपने देखा एस्कॉर्ट्स काफ़ी एक्टिव था, 3.5%। सेल, जेएसपीएल दोनों में अच्छी खरीदारी थी। मैरिको यहाँ पर भी पॉजिटिविटी रही। मनापुरम, जिसकी आशीष सर अभी बात कर रहे थे, पीरामल एंटरप्राइजेस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एल&टी फाइनेंस, पॉलीकैब, इंटरग्लोब, इसके साथ ही एक्साइड, एनएमडीसी यहाँ पर पॉजिटिविटी रही। पर गिरावट में आपने आरती इंडस्ट्रीज एक और कमजोर दिन, इसके लिए 4% का कट। इंडिया बुल्स जो बैन में आ सकता है 0.25% नीचे। दीपक नाइट्राइट, ग्लेनमार्क, इंडिया मार्ट, इंटेलेक्ट डिजाइन, बैंक ऑफ बड़ौदा, डेल्टा कॉप में आज आपको 0.3% का कट दिखा है। इसके साथ ही आईआरसीटीसी, इंडिया सीमेंट, बिरला सॉफ्ट, जुबलेंट फूड और जी यहाँ पर आपने कमजोरी देखी है। मजगांव डॉक, इस पर जबरदस्त एक्शन था, 8-9% की 10% की इनफैक्ट तेजी आज दिखी है। साइंट डीएलएम आज पहले ही दिन जबरदस्त कमाल करा, 50% से ज्यादा के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और उसके भी ऊपर आपको 58% ऊपर बंद होते हुए दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग भी आपको थोड़ी 19,350 के ऊपर ही मिलेगी निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 44,850 के आसपास मिलने की उम्मीद आप रख सकते हैं। फाइनल क्लोजिंग आए तब तक आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। शुगर और मोटापा, ये दोनों ही बड़ी समस्याएं बन चुकी है और ऐसे में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जी हाँ, ये एक इंडेक्स है जिसके चलते गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की गई है जो न कि टाइप 2 डायबिटीज़ बल्कि मोटापे के जोखिम को भी करेगी कम। आज शाम हम इसी पर करेंगे चर्चा कि गेहूं की ये किस्म दूसरी किस्मों से कितनी अलग है, क्या वाकई इससे शुगर और मोटापे को कम करने में मदद मिलेगी। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे पूरे पैनल में दमदार एक्सपर्ट्स और उनसे हम करेंगे बातचीत। डॉक्टर अचला शर्मा जी होंगी जो प्रिंसिपल है वीट ब्रीडर PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अशोक जिंगन साहब डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो BLK मैक्स हॉस्पिटल से, और डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल जो सीनियर पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है CCDC से, वो जुड़ेंगी हमारे साथ में। तो इन सबसे करेंगे हम मुलाकात। गेहूं की नई किस्म, शुगर का कम रिस्क, ये आपके लिए आज का विशेष शो। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी है। पार्किंग में पड़ी गाड़ियां तो पूरी तरह से पानी में डूब गई और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बैठ गया है। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा हुई है, मगर तबाही की ये कहानी हर साल की है। क्यों हमारी सिटी प्लानिंग इतनी ख़राब है, क्यों शहरों की प्लानिंग पर बारिश पानी फेर रही है। इंडिया 360 डिग्री की आज की कवर स्टोरी यही है। सिटी प्लानिंग
क्यों पानी पानी, ये आप देखिएगा ज़रूर। इसके अलावा एल्गो की मास्टर क्लास, मास्टर ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास कल सुबह 11 बजे, ये हमारा विशेष शो है, ये भी आपको मिस नहीं करना है। फाइनल क्लोजिंग एकदम बिल्कुल वहीं आई है जहाँ उम्मीद थी, 19,355 के आसपास निफ्टी पर और 44,860 के आसपास बैंक निफ्टी पर। 24 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ, 64 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद होता हुआ। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी और हिमांशु जी, आप चारों ही महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से वागले साहब, सुमित जी और सिद्धार्थ जी, आप तीनों का ही, मुंबई वालों का शुक्रिया। और पूना से हमारे साथ सचिन जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए।